अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है यार सब ठीक ठाक होंगे भाई। यार ये 33 टॉपिक्स हैं, हर बार समझ के करना तो ये आधे घंटे में या ये तकरीबन 1 घंटे में हो जाएगा। मुश्किल समझ के ना करना। पहला टॉपिक शुरू करते हैं डाटाबेस कॉन्सेप्ट का। डाटाबेस कॉन्सेप्ट ये है कि डाटाबेस जो होता है ना, एक इलेक्ट्रिकली हमने कुछ चीज़ स्टोर करनी है ना, तो उसके लिए हम डाटाबेस हम यूज़ करते हैं। अब डाटाबेस सिस्टम में क्या होता है कि डाटाबेस होती है और एक DBMS होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हम जिसको कहते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नहीं पढ़ा हुआ कि रिलेशन जो होते हैं, जो जैसे SQL वगैरह हो गया, MongoDB, इस तरह की चीज़ें, इस तरह इसको हम कहते हैं DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। और DBMS जैसे होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि SQL होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम DBS में क्या पढ़ते हैं, डाटाबेस के बारे में। डाटाबेस में दो टाइप्स में हम ना चीज़ें, दो तरह चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में, एक अनस्ट्रक्चर फॉर्म में। स्ट्रक्चर फॉर्म में होते हैं RDBMS आ जाता है, ये जैसे SQL RDBMS ये आ जाता है। स्ट्रक्चर फॉर्म में हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, इसमें टेबल्स की फॉर्म में, इसमें रिलेशंस है, टेबल्स हैं, देखा। और अनस्ट्रक्चर्ड में आ जाता है MongoDB। और इसके अलावा साइट्स, जो हमारा दुनिया में अभी तक 90% जो हमारा है ना डाटा अनस्ट्रक्चर फॉर्म में सेव हो रहा है, स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं सेव हो रहा। तो इसके लिए हमें बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आगे देखते हैं हम डाटाबेस की कलेक्शन जो होती है ना, हम रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की फॉर्म में करते हैं, मतलब रॉ फॉर्म में करते हैं। कि हम ये नहीं करते कि है ना, ये जैसे रॉ फॉर्म की किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, जैसे आपने कभी PC बनवाया हो तो उसमें आप हार्ड ड्राइव लगवाते हैं। हार्ड ड्राइव का पता होगा आपको। हार्ड ड्राइव हम इसलिए लगवाते हैं कि वो चीप होती है और उसमें हम अपना रॉ डाटा रखते हैं, मतलब फजूल चीज़ें भी अंदर रख दी, चंद जो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो भी अंदर रख दी। तो रॉ फॉर्म होता है कि जो छांटी ना की हो, जिस चीज़ की छांटी ना की हो। तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इसमें हम करते हैं, डाटा का कलेक्शन होता है डाटाबेस। द ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर डाटा इज आल्सो स्टोर्ड एंड एक्सेस टू मैनेज मोर इफेक्टिवली कॉल्ड डाटाबेस। जो ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम स्ट्रक्चर डाटा स्टोर करते हैं, एक्सेस करते हैं, मतलब उसको खरीद देते हैं और उसमें स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिकली टू मैनेज मोर एफिशिएंटली। उसको मोर एफिशिएंटली, मोर बेनिफिशली हम उसको करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम डाटाबेस यूज़ करते हैं। तो डाटाबेस स्टोरिंग टेक्निक ये होती हैं, दो तीन डाटाबेस की स्टोरेज टेक्निक है। एक है बुक एंड फाइल सिस्टम, और ये है फ्लैट फाइल सिस्टम, और डाटाबेस लास्ट पे आती है। बुक एंड फाइल सिस्टम सबसे पहले यूज़ होती थी पुराने ज़माने में, कह लो 1970s के दौर में। तब बुक एंड फाइल सिस्टम किसी ने रजिस्टर होना है, कोई किसी को, अभी भी होते थे, अभी रिसेंटली कुछ ख़त्म हुई हैं, जैसे स्टाम्प रोस्ट हो गए, बल्कि अभी भी कुछ यूज़ होते हैं। फिर ये जो हो गए गोश्त वाले जो भरते होते थे पहले, किसी को पता हो गोश्तों का तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो यार एक और एग्जांपल ले लो, जैसे थाना कचहरियों में जाए, उन्होंने फाइलें रखी होती हैं ना, देखा फाइलें कितनी ज़्यादा, वो उसमें बुक एंड फाइल सिस्टम, मतलब नाम किसी का लिखा है तो वो नाम हमने स्टोर कर लिया, उसके ऊपर कितनी बस जिद्दियत है उसके पास, किसी का कुछ है, उसके नाम है ये वो फलाना टमकाना। तो वो हो गई बुक एंड फाइल सिस्टम। इसमें क्या होता था, इसमें मसले बड़े थे हमारे पास। रिट्रीवल में मसला था, सर्चिंग में अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे आ गए हैं एक चीज़ के बारे में रिट्रीव करने के लिए तो बहुत मुश्किल पेश आती थी। जैसे इलेक्ट्रिकली, वो मैं बाद में बताता हूँ इलेक्ट्रिकली, वो तो इसमें आएगा। अच्छा, जैसे हम कहने हैं कि समझ लग तो गई हो गया, क्योंकि जैसे चार बंदों ने एक ही चीज़ चाहिए, लेकिन ना वो एक चीज़ जो है वो ढूंढने के लिए हमें 100 बुक्स या 100 फाइल्स के अंदर ढूंढनी पड़े तो हमें कितनी मुश्किल आएगी। तो रिट्रीवल करना, मतलब ना कोई चीज़ में डाटा अपडेट करना, कोई पुराना डाटा डिलीट करना, किसी ने कोई नई जायदाद ली है तो वो चीज़ें काटना और नई लिखना, किसी ने गाड़ी बेची है वो काटना, किसी ने नई ली है वो खरीद लिखना, तो उसमें 100 मसले होते थे। इस वजह से हमने ना इसको इतना बेनिफिशियल नहीं करार दिया। उसके बाद आया फ्लैट फाइल सिस्टम, जैसे जो होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल वगैरह, ये इसमें ना फाइल सिस्टम में आते हैं, क्योंकि एक ही सिस्टम में होता है और इसको कोई भी तो नहीं ऐसे एक्सेस कर सकता, लेकिन इजीली हैक हो सकते हैं। और डाटा इतना ना बेनिफिशियली हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, शेयर करने में बहुत मुश्किलात आती है, नेटवर्क चाहिए होता है, और इंटरनेट होने के बाद हमें और भी सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे अब किसी को PDF सेंड करनी हो, स्नैपचैट, मैसेंजर टाइप इस तरह के। तो इसमें ना और भी मसले थे, रिट्रीवल में मसला था। फिर इसमें हम
वो डबल डाटा हम एंटर कर लेते थे, तो वो कहता है कि ये ना रिट्रीवल मतलब डुप्लीकेसी में मसला आता था हमें कि हम डुप्लीकेट डाटा एंटर कर लेते थे तो वो सेव कर लेता। तो इस वजह से हमने ना इसको भी इतना बेनिफिशियल करार नहीं दिया। उसके बाद आया डाटाबेस। अब ये मोस्ट बेनिफिशियल है इस वक्त, हम अभी भी डाटाबेस यूज़ करें। इसके एडवांटेज में आता है कि डाटा रिट्रीवल होता है, कि मतलब सर्चिंग में हमें ना मुश्किलात नहीं आती हैं। ये सिक्योरिटी इसकी हाई होती है, हैक होने में इसको ना टाइम लगता है। और डुप्लीकेसी नहीं होती, डाटा रिडंडेंसी नहीं होती, मतलब डुप्लीकेट डाटा हम एंटर नहीं कर सकते। और डाटा इंटीग्रिटी होती है, मतलब जैसे जैसे कह लो कि रोल नंबर है ना, तो रोल नंबर के नीचे इंटीजर टाइप डाटा होंगे, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होगी, तो इसको कहते हैं इंटीग्रिटी। तो डाटा इंडेक्सिंग होती है कि टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो ये सीन है इसका, ठीक है। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ डाटाबेस की अगर टाइप्स आती है RDBMS, NoSQL, फिर HDBMS, फिर NDBMS। इसके अलावा और भी अगर टाइप्स हैं हम आपको डिस्कस करते हैं इसके बारे में। RDBMS होता है कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब रिलेशंस की फॉर्म में, मतलब हमने दो टेबल बनाए हैं। एक जो है स्टूडेंट के नाम का, एक डिपार्टमेंट के नाम का। स्टूडेंट में उसका रोल नंबर, नेम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर वगैरह से है। डिपार्टमेंट में हमारे पास कोर्स है, टीचर्स हैं, कोर्स ड्यूरेशन है, लेक्चर्स ड्यूरेशन है, लेक्चर्स हाउ मेनी लेक्चर्स प्रोसीड, ये एम वगैरह। इस तरह के दो टेबल्स हैं, हम उनको जॉइन करके तो हमने ना उनका डाटा मतलब स्टोर करने में हमारे पास बहुत आसानी होती है। RDBMS। NoSQL DBMS, मतलब SQL के बगैर क्यूरीज होती हैं, SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। SQL एक होती है SQL फॉर्म में डाटा स्टोर करना, और एक होता है NoSQL फॉर्म। NoSQL फॉर्म में होता है कि जी डाटा स्टोर करने के लिए हमें वो कमांड्स और प्रॉम्प्ट्स वो नहीं देनी पड़ती हैं, उसको सिंटैक्स नहीं लिखना पड़ता, बस आए डाटा स्टोर किया हो गए। जैसे हमारे पास फाइल सिस्टम हो गया, जो लैपटॉप कंप्यूटर्स में माई फाइल होती है या माई कंप्यूटर होता है, वो सीन इसका। और HDBMS होता है कि हायरार्किकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हायरार्किकल होता है कि जी ये एक डाटा है, इसके अंदर दो डाटा है, दो डाटा के अंदर फर्दर फिर दो डाटा हैं, इसको हायरार्किकल फॉर्म कहते हैं। तो हायरार्किकल डाटाबेस में हम इस तरह स्टोर करते हैं चीज़ें। और NDBMS में होता है नेटवर्क, कि मतलब एक चीज़ जो है वो दूसरे के साथ कनेक्ट है, दूसरी तीसरे के साथ कनेक्ट है, तीसरी चौथे के साथ कनेक्ट है, चौथी फिर पहले से। इस तरह हम इसको कहते हैं नेटवर्क डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, NDBMS। ये यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी की होंगी। ये RDBMS होता है स्ट्रक्चर स्टोर डाटा इन टेबलर, टेबल्स की फॉर्म में होता है। NoSQL स्टोर डाटा इन अनस्ट्रक्चर्ड, देखा मैं जैसे MongoDB है। ये HDBMS में होता है स्टोर डाटा लाइक ट्रीज़ की फॉर्म में, जैसे हायरार्किकल फॉर्म हो गई। NDBMS होता है स्टोर डाटा इन ग्राफिकल फॉर्म, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। और OODBMS मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS, इसमें हमारे पास होता है कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं। सपोज कर लें कि जैसे एंटिटी और एट्रीब्यूट्स टाइप, इस तरह हम ना इसके अंदर भी एक के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर करके ना तो उसको हम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो वैसे ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये एज ए यूजुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, कहीं से भी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए हमने एक बार ना गो थ्रू कर लिया इसको। उसके बाद है फाइल बेस्ड सिस्टम। अभी हमने किया है अभी डाटाबेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और अब डाटाबेस अप्रोच भी क्लियर हो गया, फाइल बेस्ड सिस्टम करने लगे, ठीक है। फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या है कि लैक ऑफ थिंग्स इन फाइल सिस्टम इंस्टेड ऑफ DBMS, कि हमारे पास ना वो चीज़ें नहीं थी हैं जो डाटाबेस में थी, कि हम ना कॉन्करेंसी इसमें ना हम इनसिक्योर फील करते। जैसे फाइल बेस्ड सिस्टम मैंने बताया अभी आपको कि फ्लैट फाइल सिस्टम था और बुक फाइल सिस्टम, इस तरह। ये फ्लैट फाइल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं हम कि ये ना सिक्योर नेता है, और उसमें काफ़ी सारा चीज़ें मिक्सिंग की जो DBS में अभी हम यूज़ करते हैं। और कॉन्करेंसी थी, मतलब रीड राइट और राइट और राइट रीड, और राइट रीड और राइट राइट में हमारे पास ना इनसिक्योरिटी और वर्नरेबिलिटी क्रिएट होती थी। जैसे आप देखें कि पुराने जो नई जनरेशन की 2005-07 की या 2012-13 में जब USBs आई थी 5-5 GB की, 12-12 GB की, तो उनकी ना स्पीड बहुत स्लो थी। अभी भी यूँ पड़ी होती है, तो उनकी आप स्पीड कभी देखें ना तो बहुत देर लगाएंगे, आपके पास 3 घंटे 4 घंटे लगाएंगे 1 GB का डाटा स्टोर करने के लिए उसमें।
और वही आप आज की जनरेशन की यूएसबी की बात करेंगे ना, तो वो बहुत ही रिलायबल होती है। अब जेन 5 की यूएसबीज़ आ गई हुई हैं अब तो 4.0 की आ गई हुई हैं, तो वो बहुत जल्दी ना रीड राइट स्पीड इनकी बहुत हाई होती है। उसके बाद सिक्योरिटी होती है। ये वैसे ही मैंने यूएसबी की एग्जांपल दी है रीड राइट के बारे में समझाने के लिए। उसके बाद सिक्योरिटी होती है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। मतलब सिक्योरिटी होती है कि आपके पास एक डाटा है ना, वो डाटा डीन के पास भी जा सकता है, टीचर के पास भी जा सकता है और स्टूडेंट के पास भी जा सकता है। अब ये तीन लोग इसको एक ही डाटा को कर रहे हैं एक्सेस। अब अगर तीनों जैसे स्टूडेंट है, टीचर है, डीन है, इन्होंने अपने अपने मुताबिक अगर डाटा को करना है ना मैनेज, तो अगर इसने स्टूडेंट ने इस डाटा में कुछ चेंजेस कर ली है तो वो सिर्फ स्टूडेंट के हद तक ही रहेगी। वो आगे टीचर में या डीन के अंदर नहीं वो चेंजेस आएंगे जो स्टूडेंट ने किए होंगे। तो उससे ये होगा कि डाटा की रिडंडेंसी भी मेंटेन रहेगी और डाटा की स्पीड पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना उसकी बैक एंड पे कोई जो काम छेड़छाड़ नहीं होगी। उसकी वजह से कोई भी निज़ाम जो है हमारा बेहतर तरीके से एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। जो स्टूडेंट ने चेंजेस की हैं या जो स्टूडेंट को क्या नाम देते हैं जो जो चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए वही की जाती हैं। जैसे स्टूडेंट अपना रोल नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह ऐड कर सकता है। टीचर अपना लेक्चर दे सकता है कि मेरा लेक्चर कब है। डीन दे सकता है कि किस टीचर ने कौन सा लेक्चर लेना है, इस तरह। अब इसके बाद आती हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर। हाँ जी, अब ये हो गया, ये क्लियर हो गया। फाइल बेस सिस्टम भी हो गया, डेटाबेस अप्रोच भी। अब डेटाबेस आर्किटेक्चर हम करेंगे। डेटाबेस आर्किटेक्चर में दो हमारे पास आते हैं, टू टायर, एक वन टायर भी होता है। वो सिर्फ डेटाबेस और क्लाइंट के दरमियान में होता है। वो सिर्फ डेटाबेस के ऊपर ही होता है। जैसे हम कह सकें कि जो हमारा लैपटॉप है वो वही हमारा वन टायर है, वन टायर आर्किटेक्चर है। वो क्योंकि हमारे पास स्टोरेज है जो उस लैपटॉप के अंदर है, वही हमारा डेटाबेस है, वही हमारा सर्वर है, वही हमारा सब कुछ है। तो वो होता है वन टायर आर्किटेक्चर। ये उसके बाद है टू टायर आर्किटेक्चर कि ना एक क्लाइंट जो है उसका इंटरफेस डेटाबेस के साथ जो होता है वो होता है कि टू टायर आर्किटेक्चर। जैसे आप कह लो कि ये नादरा में जाएं, तो नादरा में बल्कि ना आ जाएं, वहाँ पे जाएं, यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे जो एक बैठा होता है सर्वर, वो क्या करता है, क्लाइंट को देता है टिकट्स। अब कुछ जो होते हैं ना, जैसे कह लें 80 अबव में, आई थिंक सो, मैं अगर गलत ना हो तो जो 80 अबव होते हैं ना उनकी जो होती है ना टिकट वो फ्री होती है। 80 या पता नहीं 70। तो जो लोग इतनी उम्र से अबव होते हैं ना, उनका शनाख्ती कार्ड की कॉपी या शनाख्ती कार्ड एंटर करके ना उनके सिस्टम में, तो हम ना फ्री टिकट ले सकते हैं। तो वो क्या सीन होता है कि वो वहाँ से डायरेक्ट जाता है डेटाबेस में कि ये ना वो उन्होंने वैसे ही की होती है, इतनी एक्सेस दी होती है कि वहाँ से सिर्फ वो बंदा बैठ के क्लाइंट हैंडल कर सकता है। क्लाइंट डायरेक्ट नहीं कर सकता, कोई क्यूरी नहीं दे सकता डेटाबेस को, क्लाइंट किसी का थ्रू देता है। तो इसलिए हम टू टायर स्कीमा यूज़ करते हैं। उसमें आता है एक क्लाइंट पे सर्वर, क्लाइंट लेयर होती है, और एक होता है डेटाबेस। तो इसमें ना जो इंटरफेस होता है ना क्लाइंट का, वो सिमिलर होता है, सिर्फ उसके लिए होता है और कोई नहीं पता होता दूसरे बंदे को, और वो जो भी कमांड देते हैं ना वो डायरेक्ट डेटाबेस में जाती है। टू टायर में होता है कि 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है क्लाइंट लेयर, एक होती है बिजनेस लेयर, और एक होता है डेटाबेस लेयर। मतलब स्केलेबिलिटी और सर्चिंग वगैरह के लिए ना, वो डाटा स्टोरिंग के लिए डाटा सर्वर होते हैं। और इस क्लाइंट लेयर में क्या होता है, जैसे मैंने इसमें बताया था आपको कि जैसे यूनिवर्सिटी का ले लें या नादरा का ले लें, या ये इन दोनों में से हम यहाँ भी यूनिवर्सिटी का अगर देख लें, तो एक जो होता है ना सर्वर, ये होती है एक बिज़नेस लेयर। मतलब ये एप्लीकेशन हो जाएगी या सॉफ्टवेयर हो जाएगा कोई, या कोई भी ऐसा सोर्स हो जाएगा जिसके थ्रू ना वो क्लाइंट्स भी कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, और डेटाबेस भी कनेक्ट हो रहा है। तो इसको कहते हैं बिज़नेस लेयर। इसको इसमें क्या होता है कि अगर क्लाइंट ने कोई चेंजेस किए हैं ना, जैसे स्टूडेंट ने, तो वो ना इसमें चेंज होंगी, वो इसमें चेंज होगी, इसमें अपने तक ही ना चेंजेस रहेंगी, किसी दूसरे तक नहीं जाएंगी। जैसे ये टीचर है और ये स्टूडेंट है और ये डीन है,
तो जो जो चेंजेस इन्होंने किए होंगे ना वो सिर्फ इन तक ही महदूद रहेगी, किसी और तक नहीं जाएंगी। तो उसके बाद यहाँ पे भी चेंजेस वो स्टोर करेगा कि कौन कौन से चेंजेस किस किस ने की है, और उसके अलावा वो जो चेंजेस की होंगी ना वो डाटाबेस के अंदर स्टोर कर देगा एज ए बैकअप। ठीक है, तो वो ये स्केलेबिलिटी होती है, इसमें सिक्योरिटी हाई होती है, और इसमें ना फास्ट प्रोसेस होता है, काम करने की रिडंडेंसी होती है, और रिट्रीवल करने में भी आसानी होती है, और इंटीग्रिटी होती है, और इंडेक्सिंग में भी हेल्प होती है। ये हो गया 2 टायर आर्किटेक्चर, 3 टायर आर्किटेक्चर सॉरी। अब डाटाबेस आर्किटेक्चर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर। अब पहले हमने पढ़ा है अभी डाटाबेस आर्किटेक्चर, अब 3 लेवल स्कीमा। स्कीमा होता है ब्लूप्रिंट, स्ट्रक्चर जैसे कह लो आप। अब हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर क्या होता है कि स्कीमा होते हैं स्ट्रक्चर। अब डाटाबेस इंडिपेंडेंस मतलब डाटा जो है ना वो इंडिपेंडेंटली स्टोर होता है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही है। ये 3 टायर स्कीमा और 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर ना ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। तो इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल स्कीमा होता है, ये मतलब इसको व्यू लेवल कहते हैं, और ये जो होता है फिजिकल, एक होता है लॉजिकल लेवल, एक होता है इंटरनल फिजिकल लेवल, और एक होता है डाटाबेस। मतलब उसमें 3 थे ना, इसमें 3 थे 3 लेवल स्कीमा में। इसमें 4 चीज़ें हैं, 4 जगह पे जाते हैं डाटा, और उसके बाद फिर स्टोर होता है डाटाबेस में। अब सबसे पहले क्या है व्यू लेवल। व्यू स्कीमा में क्या होता है कि एक्सटर्नल स्कीमा होता है, इसमें स्टूडेंट है, फैकल्टी है, डीन है, ये अपनी अपनी ना चीज़ें स्टोर कर रहे हैं। तो जो जो उन्होंने चेंजेस किए हैं ना वो जाता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के अंदर, मतलब लॉजिकल लेवल, लॉजिक बनाता है। लॉजिक गेट ऐसे नहीं होते कि ये जिसने काम किया ये इस तरह काम करता है, ये इस तरह काम करता है। तो इसने ना उसका डाटा फैच कर लिया, फैच करने के बाद उनको ना एक कॉन्सेप्चुअल उन्होंने दे दिया, स्कीमा दे दिया, मतलब एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर दे दिया कि हमने ना इस तरह काम करना है। जैसे कोई बड़ी चोरी करनी हो तो चोर क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं एक प्रॉपर। तो वो उन्होंने ना प्लानिंग के बारे में यहाँ पे सोचा, उसका स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद क्या होता है कि वो इस स्ट्रक्चर में फिज़िकल स्कीमा के फॉर्म में गया। अब इसमें कोई बुरे असरात ना डाल दे कोई कि चोरों की, मैं एग्जांपल दी है। तो ईआर मॉडल में ईआर मॉडल जैसे होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में बनाते हैं, टेबल्स की फॉर्म में, रिलेशनशिप्स के फॉर्म में। उसके बाद जाते हैं फिज़िकल में। फ़िज़िकल में हम इंटरनल जाते हैं, इसके मतलब और डीप जाते हैं। इंटरनल लेवल कहते हैं इसको, फिज़िकल लेवल भी कहते हैं फिज़िकल स्कीमा को। इसमें हम फिज़िकल फॉर्म में वो उस डाटा को में जो होती है ना चेंजेस वो करते हैं। मतलब जैसे स्टूडेंट ने जो है अपना नेम एंटर कर दिया अपने पोर्टल पे, और अपना रोल नंबर ऐड कर लिया, अपना एड्रेस, रोल नंबर, फ़ोन नंबर ऐड कर लिया। तो वो चेंजेस जो है ना वो फिज़िकल लेवल में हम चेंजेस करके ना तो हम भेजते हैं डाटाबेस में स्टोर करने के लिए। उसके बाद जाता है डाटाबेस में, और इसको कहते हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूटर, इसको हम कहते हैं डाटाबेस को। तो ये सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो उस डाटा को स्टोर कर देता है, और जब भी दोबारा रिट्रीव करना हो तो वो बाद में फैच करता है, इसको सर्च करके उसको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, ये हो गया 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद आया ये डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस, अब डाटा इंडिपेंडेंस क्या है कि एबिलिटी टू मॉडिफाई द लेवल विदाउट अफेक्टिंग द लोअर लेवल, कि यही सीन हो गया है। मैं तीसरी बार अब यही चीज़ आ गई है। व्यू लेवल होता है, कंसेप्चुअल होता है स्कीमा, फिजिकल स्कीमा होता है। अब इसमें क्या होता है, अब इन्होंने हमने ऊपर क्या पढ़ा 4 चीज़ें। अब ये है थ्री लेवल स्कीमा, 3 लेवल आर्किटेक्चर, मतलब 3 टायर स्कीमा के बारे में हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में हम क्या किया है कि पहले तो हम इनके बारे में देखा ना कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। अब इनके दरमियान में जो काम होता है ना वो हम देख रहे हैं। अब क्या होता है कि डाटा इंडिपेंडेंस फॉर्म यूज़, ये डाटा इंडिपेंडेंस की फॉर्म यूज़ होती है। अब व्यू लेवल में क्या होता है कि लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, मतलब सिर्फ लॉजिक बनाता है, अभी सिर्फ सोचता है, फिज़िकल फॉर्म में नहीं करता कि हमने अपने दिमाग में सोच लिया कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या कुछ हो सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी की एंटिटी यूनिवर्सिटी है और उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं व्यू लेवल में, इसमें कंसेप्चुअल लेवल के दरमियान में।
हम क्या क्या कुछ करते हैं इसके रास्ते में, ये कुछ होता है। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल स्कीमा से लेके फ़िज़िकल स्कीमा में हम क्या करते हैं, हम फिज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस करते हैं। ऊपर लॉजिकल करते हैं, इसमें फिज़िकल करते हैं कि हम चेंज इन डाटाबेस में चेंज करते हैं। नो चेंज इन कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में कोई चेंज नहीं करते कोई चेंज भी। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा कह लो कि एक फॉर्म है, एक बे फॉर्म कह लो, खाली बे फॉर्म जो है वो अगर रख दिया जाए कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में, ओरिजिनल बे फॉर्म, और उसकी कॉपीज़ हम बना बना के ना लोगों को दें, व्यू लेवल को दें कि जी ये लो आपका, ये लो आपका, ये लो आपका। किसी के 3 भाई बहन होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के 5, किसी के 10-12, जितने भी होंगे ना, उनका डाटा ये फैच करेगा, लेगा और डाटाबेस में स्टोर कर देगा। इजी सिंपल ये बात है इसमें कि कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में चेंज नहीं होता कोई भी, और फिज़िकल स्कीमा में चेंज होता है इसमें, फिज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस में। और डाटा स्ट्रक्चर में चेंज होता है और इंडेक्सिंग में फ़र्क आता है, ठीक है। और स्टोर स्ट्रक्चर, हम इसमें स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर करते हैं, मतलब टेबल्स की फॉर्म में, RDBMS फॉर्म में। और डाटा स्ट्रक्चर ये हो गया स्टोर स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर। स्टोर स्ट्रक्चर हो गया कि हम इसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, टेबल्स की फॉर्म में। डाटा स्ट्रक्चर हो गया कि हम इसके टेबल्स बनाते हैं, यहाँ नेम, रोल नंबर वगैरह वगैरह। और इंडेक्सेस वगैरह होते हैं कि इंडेक्स होता है कि ये एक बॉक्स को हम एक इंडेक्स कहते हैं, फर्स्ट इंडेक्स। जैसे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जो है ना एक फुल फॉर्म, इस फुल रो, इसको कहते हैं E1, इसको कहते हैं, फिर दूसरी रो को कहते हैं E2, मतलब नेम, रोल नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर। ये सारी चीज़ें एक मिला के ना E1 पहली वाले को, इस दूसरी वाले को E2, 3, 4, इस तरह आगे जैसे फोन आगे। वो हो गया हमारा डाटा इंडिपेंडेंस भी हो गया, मतलब ये आपको समझ लग गई इसकी। इसके बाद आ गया रिलेशनल मॉडल। अब ये रिलेशनल डाटा मॉडल्स, अब ये क्या है रिलेशनल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर थ्रू आउट द जर्नी हमारी ये बहुत काम आएंगे रिलेशनल डाटा मॉडल्स। इसमें हमने क्या किया, ये हमारे पास एक टेबल है, अभी कुछ भी ना देखो, अभी सिर्फ ये टेबल देखो, टेबल को गौर से देखो। ये एक टेबल है, इसमें हमारे पास रोल नंबर है, सब्जेक्ट, एड्रेस, और इसमें हमारे पास डाटा एंटर हुआ है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो सबसे ऊपर ये जो है ना, इसको कहते हैं हम एट्रीब्यूट्स, या इसको हम कहते हैं फील्ड, ठीक है। अब एक इसके ऊपर नाम होता है स्टूडेंट, इसका टेबल का भी नाम होता है ना कोई। इस स्टूडेंट नाम को कहते हैं हम एंटिटी। जैसे क्लास है, क्लास एंटिटी है, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, चेयर्स हैं, वो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब ये हो गया एंटिटी, और जो होगा ये फील्ड हमारी होगी, फील्ड भी इसको कहते हैं हम, और एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम इसके ऊपर एक रो के फॉर्म में, ये जो E1 E2 मैं बता रहा था, इसको हम कहते हैं टपल्स या फिर रिकॉर्ड, ठीक है। इसको हम टपल या रिकॉर्ड कहते हैं। और इस फॉर्म में जो डाटा स्टोर हो ना पूरी रो पूरी कॉलम में, तो उसको हम कहते हैं डोमेन, उसको क्या कहते हैं डोमेन, ठीक है। उसके बाद हम इसको कहते हैं जो रोल नंबर होता है ना, अगर हम इसके नीचे एक लाइन लगा देना, इसको हम कहते हैं प्राइमरी की या रिलेशनल की, मतलब इसके साथ हम दूसरे जो है ना टेबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त ये है कि उसमें भी रोल नंबर वाला जो है ना कॉलम मौजूद हो, डोमेन मौजूद हो उसकी पूरी, और एट्रीब्यूट भी रोल नंबर वाली। वो मैं बाद में बताता हूँ, वो बाद में देखना। अभी इसमें अच्छा ध्यान दो। अच्छा, नंबर ऑफ, जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे ना उसको हम कहते हैं डिग्री, ठीक है। नंबर जितने भी टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड डिग्री। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रोज़, मतलब कितने रोज़ है, 1 2 3, तो कार्डिनलिटी हो गई, इसको कहते हैं नंबर ऑफ रोज़ को कहते हैं हम कार्डिनलिटी, ठीक है। ये लफ्ज़ आपने सुन के कभी अवलसर हुए हो गया, लेकिन इसका इतना आसान मतलब है, ठीक है, अब याद रखना। अब ये हो गया रिलेशनल डाटा मॉडल की समझ लग गई, इसको फिर से ध्यान से देख लो, और इसका हमें बहुत काम आएगा आगे ना, आगे थ्रू आउट द जर्नी बहुत यूज़ में होगी। आगे ये हो गया रिलेशनल हो गया डाटा मॉडल। डाटा मॉडल क्या है, डाटा मॉडल क्या है? अच्छा, ये एट्रीब्यूट्स के बारे में डिफाइन टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स से मैंने वैसे ही मैंने ना इसको एक्सप्लेन किया हुआ है आपके सामने, अगर कहते हैं कर लेते हैं भी एक बार थ्रू आउट, वैसे ही मैंने यहाँ पर समझा तो दिया है, लेकिन यहाँ पे ज़रा ना थोड़ा समझाते हैं। एट्रीब्यूट्स डिफाइन एज ए क्वालिटी ऑफ करैक्टर ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। मतलब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि ये होते हैं मतलब क्वालिटी क्या है, करैक्टर क्या है,
पर्सन है, रोल नंबर क्या है, वो है, प्लेस क्या, इसकी कहाँ रहता है, एड्रेस, इस तरह की चीज़ें ना। ये जैसे डिफाइन एज अ क्वालिटी ऑफ अ करेक्टर ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्वालिटी ऑफ करेक्टर ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब क्वालिटी क्या है पर्सन की, मतलब वो क्या कह रहा है, उसका उसके लिए रोल नंबर क्या चूज़ किया हुआ है, क्या 804 है, मतलब कुछ भी है जो भी है। टाइप्स एट्रीब्यूट्स में आता है सिंगल और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स में अभी देखने इसके 6 टाइप्स हैं एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ना, ये 6 टाइप्स के होते हैं। एक देख लो, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स मतलब स्टूडेंट भी हो सकता है, और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट मतलब स्टूडेंट में मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स में होता है कि ये इस तरह मोहम्मद लिखा है आगे, आगे यहाँ नेम लिख लो, या फिर नेम के आगे फिर आगे लॉ, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। ठीक है, उसके बाद आता है सिंपल और कंपोजिट एट्रीब्यूट। सिंपल में क्या होता है कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसकी एज जो होती है ना वो सिंपल होती है। इसमें हमारे पास सिंपल आ गया तो रोल नंबर, इसमें आ गया नेम वैल्यू में, आगे सिंपल में आता है हमारे पास एज, मतलब ये हमारे पास सिंपल में भी आ सकता है और ड्राइव में भी आ सकता है। ड्राइव में कैसे आता है मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, आगे आता है कंपोजिट। कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है कि स्टूडेंट का नेम, और एकदम कंपोजिट का मतलब होता है कि उसके आगे से और निकलती हैं टाइप्स। और कंपोजिट और मल्टी वैल्यू ऑलमोस्ट एक ही है। कंपोजिट भी डबल इस तरह ओवल शेप में होता है, और मल्टी वैल्यूड भी। अब कंपोजिट में फर्स्ट नेम, सेकंड, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, स्टोर, अगर स्टोर और ड्राइव में देखें, स्टोर होता है कि जो हम बात बताते हैं खुद, जैसे स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, हम स्टूडेंट अपनी डेट ऑफ बर्थ खुद एंटर करें ना, तो हम स्टोर करते हैं। और जो ड्राइव कर ले, मतलब वो खुद ही फैच कर ले, खुद ही निकाले डाटा, वो होता है एज। जैसे एज को हम कैसे इंटरप्रेजेंट करते हैं, इस तरह इस फॉर्म में, डॉटेड फॉर्म में हम ना उसको अंडरलाइन करते हैं। तो ये हो गया एज। तो उसके बाद आ गया की एट्रीब्यूट, मतलब होता है कि प्राइमरी एट्रीब्यूट, प्राइमरी की जो होती है, की एट्रीब्यूट होता है। जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर यूनिक होता है हर स्टूडेंट का, उसके नीचे हम एक अंडरलाइन करते हैं स्टूडेंट का रोल नंबर। ठीक है, इस तरह। तो उसके बाद नॉन की एट्रीब्यूट, कोई इसके अलावा जो यूनिक ना हो उसको कहते हैं नॉन की एट्रीब्यूट। उसके बाद रिक्वायर्ड और ऑप्शनल, जो ये वैसे ना 5वां छठा है, ये है, अगर ही करना है तो कर लो, नहीं करना तो फ़र्क रहो, अगर 5x कर लेके स्किप कर दो। रिक्वायर्ड में होता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपने एंटर करनी ही करनी है। जैसे कोई जॉब के लिए अप्लाई करो तो वहाँ पे आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, या फिर CNIC और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन में कह लो कि आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आपको किसी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो ओके, वो ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट की बात सुने तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि ना कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड। अच्छा, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट में क्या होते हैं कि ये दोनों मिला के, मल्टी वैल्यूड और कंपोजिट को मिला के ना हम एक कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट बनाते हैं। जैसे कह लो कि रोल नंबर, नेम ही कह लो, जैसे नेम ही कह लो, नेम का फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस तरह। उसके बाद अब ये हो गया डाटा मॉडल्स। कहाँ पे गए हैं ये डाटा मॉडल्स के? यहाँ स्कीमा था एट्रीब्यूट्स पे। अच्छा, ये डाटा मॉडल्स ये हो गए हैं यार, सॉरी, ये रिलेशनल डाटा मॉडल्स, ये एक ही नाम था, मैंने 2 लिखे हैं। ये देखा, ये रिलेशनल डाटा मॉडल्स लिखा हुआ मैंने, रिलेशनल डाटा मॉडल्स, तो ये एक ही है, ये हो गया था। उसके बाद हम करने हैं लगे हैं एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स हम कर लेते हैं, या स्कीमा कर लेते हैं, स्कीमा कर लेते हैं पहले। स्कीमा यहाँ किया हुआ मैंने, एट्रीब्यूट्स मैंने कहीं किए होंगे वैसे तो। अच्छा, स्कीमा क्या होता है कि ब्लूप्रिंट होता है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ओवरऑल डिज़ाइन, RDBMS, उसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है ना उसको कहते हैं हम स्कीमा। जैसे एक ब्लूप्रिंट होती है, जैसे हम इस तरह हमने ना बता दिया कि
जी 4 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं कि स्टूडेंट के टेबल बनाने के लिए स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है। इसको कहते हैं हम स्ट्रक्चर बनाना, स्कीमा बनाना। RDBMS में हमने ना स्ट्रक्चर बनाया, रोल नंबर, नेम, एड्रेस वगैरह, ठीक है। और SQL में हमने ना उसको कोर्स किया, मतलब अच्छा ये कोर्स के बारे में SQL के फॉर्म में हम इस तरह ना करते हैं कि डाटा इंटरेक्शनल डाटा क्यूरी लैंग्वेज, यार ये पता नहीं क्या किया हुआ मैंने। अच्छा ये हम इस फॉर्म में ना SQL में हम स्टोर करते हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में, मतलब इंडेक्सेस की फॉर्म में, ठीक है। स्कीमा को करते हैं कॉट। आगे एट्रीब्यूट्स वैसे होते हैं, एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने बता दिया हुआ है। ये होते हैं एट्रीब्यूट्स, मतलब फील्ड होती है और एट्रीब्यूट्स इनके नेम्स होते हैं। इससे आपको पता लग गया होगा। तो उसके अलावा हम फिर भी कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं इसको, एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स है पीस ऑफ डाटा दैट डिस्क्राइब ऑन एंटिटी, किसी एंटिटी पे कोई डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिप्शन मौजूद होना, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। हेल्प अस टू डिस्क्रिमिनेट वन एंटिटी फ्रॉम अनदर, कि ये ना हमें डिफ्रेंशिएट करता है एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से, मतलब एक टेबल को दूसरे टेबल से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट क्या टाइप्स हैं, एक है सिंपल एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, ड्राइव एट्रीब्यूट है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है, अगर मैंने पीछे कार्ड भी लिया है ये, और प्राइम एट्रीब्यूट है। प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, आईडी, इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से एक बार लगा के, और अगर इसमें टेबल्स की फॉर्म में हम इसको रखना हो तो आईडी के आगे हम ऊपर हैश लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया कंपोजिट। कंपोजिट भी होती है कि नेम हो गया, नेम के आगे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये हो गया कंपोजिट। ड्राइव होती है कि स्टोर्ड होती है ना, एक स्टोर्ड के अंदर होता है कि हमने ना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया अपनी, तो ये जो होते हैं ना हम खुद ही ड्राइव कर ली, उसके इस तरह डॉट फॉर्म में सेव कर ली। उसके बाद मल्टीपल होती है कि इसकी एक से ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं। कोर्स जो होता है, जैसे आप कह लो कि कोर्स जावा स्क्रिप्ट, C++, MongoDB, SQL, इस तरह ना कोर्सेज हो गए। तो उसके बाद एड्रेस तो सिंपल होता है, इसको कहते हैं सिंपल एट्रीब्यूट, ठीक है। ये हो गया, एट्रीब्यूट भी हो गया, स्कीमा भी हो गया। अगर टप्पल, टप्पल का मैंने आपको बताया कि रोज़ होती हैं, रोज़ को हम टप्पल्स कहते हैं। किधर गया ये देखा, हॉरिजॉन्टल सबसेट इंफॉर्मेशन या टेबल आल्सो नोन एज रिकॉर्ड, इसको हम क्या रिकॉर्ड भी कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल सबसेट जो होता है, सेट होता है ना, सेट कह लो कि आपको मैं समझाऊँ सेट को इस तरह, जैसे ए है, ए इज इक्वल टू A B C D, तो ए और बी है, जैसे नाम सपोज कर लो, ए में आ गया AB और बी में आ गया CD। तो ये ना दो हमने सब सेट बनाए हैं इस सेट के, ये सेट हो गया और ये हो गया सब सेट। राइटिंग में जाना मेडिकल स्टूडेंट, अच्छा। और ये इसके बाद हो गया टप्पल भी हो गया। आगे अगर डोमेन, डोमेन होता है कि आप कह लो, मतलब आपको भला करे, डोमेन हो गई जैसे रोज़, जैसे ये टेबल है, रोज़ हो गई ना, जैसे इसको कहते हैं टप्पल या रिकॉर्ड, और ये हो गई डोमेन, मतलब इस फॉर्म में जो डाटा स्टोर हो। यहाँ पे मैंने ये देखो, ये हो गई डोमेन, ये डोमेन, ठीक है। अब उसके बाद आगे इसको भी काटते हैं। उसके बाद आता है रिलेशन, रिलेशन RDBMS रिलेशनल इंस्टेंस। वैसे यहाँ रिलेशनल इंस्टेंस लिखा होता है, लिखा हुआ है वहाँ पे ना, कोर्स आउटलाइन में रिलेशनल इंस्टेंस लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी में लिख लिए हैं, तो इतना इस पर ध्यान देना। अच्छा, रिलेशनल इंस्टेंस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, इंस्टेंस चेंज व्हेन ओनली एडिशन, डिलीशन, अपडेशन एंड सर्चिंग नॉट चेंज, और सेट ऑफ टपल रोज ऑफ अ रिलेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, कि कह लो कि हमने रिलेशन इंस्टेंस कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट, कि कोई ऐसा इंस्टेंस या ऐसी जो इंफॉर्मेशन हमने जो स्टोर की है एट अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे मैंने एक टाइम T1, मतलब 1 बजे मैंने ये स्टोर किया और 2 बजे मैंने ये स्टोर किया, इसको कहते हैं रिलेशनल इंस्टेंस, ठीक है। कलेक्शन इंफॉर्मेशन स्टोर एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट, इंस्टेंस चेंज व्हेन ओनली एडिशन, डिलीशन, अपडेशन एंड सर्चिंग नॉट चेंज।
नॉट चेंज इंस्टेंस। कह रहा है कि एडिशन कोई भी चीज़ का ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना और सर्च करना, इसमें कोई फ़र्क नहीं डालता। मतलब कोई भी चेंज कर लो, चेंज होना चाहिए बस, चेंज कोई भी चेंज करो ना, वो इसमें रिलेशन इंस्टेंस में फ़र्क नहीं डालता। रिलेशनल इंस्टेंस याद रखना, ये मेरे का क्वेश्चन आ भी सकता है। इसको कहता है कि कोई भी फ़र्क नहीं डालता, बस चेंज होना चाहिए। और एक टाइम पे हमारे पास ये चेंज था, दूसरे टाइम पे हमारे पास ये चेंज आ गया, ठीक है। टू थ्री भी ऐड हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है कि इस रिलेशन इंस्टेंस को समझ आ गई, इसको भी करते हैं फ़र्क। आगे आ गया इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, अच्छा ये भी कीज़ ऑफ रिलेशन, ये भी इसका पार्ट है यार। ये आपने पढ़े होंगे कीज़ ऑफ रिलेशन, ये आपने पढ़ा होगा सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, यूनिक की, कंपोजिट की, फॉरेन की, ठीक है। ये आपने इसको ना आवाज़ार नहीं होना देख के, एक बार ज़रा सुकून से समझे। प्राइमरी की हम सबसे पहले देख लेते हैं। प्राइमरी की मैंने आपको काफ़ी बार अभी पीछे भी बताया कि आईडी को कहते हैं, और जो है ना इंडेक्स में अगर हम स्टोर करें तो आईडी के ऊपर हैश लगाते हैं प्राइमरी की लगाने के लिए। और उसके बाद आते हैं कैंडिडेट की। प्राइमरी की के बाद अगर कोई जो है ना यूनिक की आती है ना, तो उसको हम कहते हैं कैंडिडेट की। इसकी डेफिनेशन हमने क्या की थी कि अनदर सेकंड प्राइमरी की हैविंग यूनिक रिकॉर्ड और मिनिमल सुपर की कॉल्ड। ये इसको फ़र्क कराओ, ये मैंने आपको सही बताई है कि अनदर सेकंड प्राइमरी की हैविंग यूनिक रिकॉर्ड, उसको हम कहते हैं कैंडिडेट की, ठीक है। और उसके बाद आती है सुपर की। प्राइमरी की पहली हो गई, कैंडिडेट की सेकंड, सुपर की तीसरी। कि नो नल वैल्यूज़, इसमें नल वैल्यूज़ नहीं होती सुपर की में। और यूनिक आइडेंटिफाई द टपल, यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल, टपल को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, टपल होती है रोज इस तरह। एंड कंबाइनिंग बाय टू डिफरेंट बाय टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। अच्छा, दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को मिला के, मतलब दो, ये नेम और रोल नंबर को मिला के हमने कोई तीसरी की बनाई है, उसको कहते हैं हम सुपर की। अगर मैं गलत ना हूँ तो यही है। उसके बाद आती है अल्टरनेट की। तो ये होती है अल्टरनेट की में क्या होता है कि एलिजिबल फॉर प्राइमरी की, जो प्राइमरी की के लिए एलिजिबल होती है, मतलब कि प्राइमरी की नहीं होती और कैंडिडेट की भी नहीं होती। मतलब सबसे पहले आती है प्राइमरी की, उसके बाद आती है कैंडिडेट की, उसके बाद आती है सुपर की, उसके बाद आती है अल्टरनेट की। कि ये भी एलिजिबल होती है इसके लिए ना, प्राइमरी की बनने के लिए, लेकिन ये फिर भी नहीं बनती। जैसे फ़ोन और रोल नंबर मिला लो और या फिर ईमेल मिला लो, तो ये ना बनती हैं, अल्टरनेट की बनती हैं, ये बन सकती हैं। उसके बाद यूनिक की होती है सबसे जो मुश्किल, सबसे जो मुख्तलिफ हो। ये की फील्ड आल्सो यूज टू आइडेंटिफाई यूनिक रिकॉर्ड, जो यूनिक रिकॉर्ड कोई है ना करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। और मतलब लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि इसमें नल वैल्यू नहीं होती। सुपर की में नल वैल्यूज़ होती हैं, नहीं होती, और इसमें नल वैल्यूज़ होती हैं जो अलो करती हैं नल वैल्यूज़ को भी। इसको कहते हैं यूनिक की। ये होगी पांचवी। उसके बाद आ गई कंपोजिट की। कंपोजिट की ये होती है कि टू नॉन प्राइमरी की, जो नॉन प्राइमरी की हो। एक होती है ना आईडी होगी प्राइमरी की, कि हम इसको रिलेट कर सकते हैं किसी के साथ भी। एक होती है ये भी प्राइमरी की हो सकती है नेम, या एक कैंडिडेट की हो सकती है। उसके बाद आती है रोल नंबर, एड्रेस हो गया, और उसके बाद आगे मेल, और ये हो गई ना। अब ये दो चीज़ें तो हो सकती हैं ना प्राइमरी, लेकिन ये दो तो नॉन प्राइमरी है ना, मतलब ये प्राइमरी तो ना हो सकती। इन दोनों को मिला के ना हम तो एक यूनिक की बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कंपोजिट की, ठीक है। कंबाइन टू नॉन प्राइमरी की टू फॉर्म अ कंपोजिट की ऑन अ टेबल, ठीक है। उसके बाद आ गया फॉरेन की होता है कि ये एक टेबल है ना, और ये दूसरा टेबल है स्टूडेंट का है, और ये ना कोर्स का हो गया। तो स्टूडेंट में नेम, रोल नंबर वगैरह हो गया। और इसमें भी अगर हमने ना इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये रोल नंबर हो गया ना, यहाँ पे भी हम रोल नंबर लिखेंगे, मतलब ये दोनों सेम है, ये 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है। तो हम ना इसको फिर ज्वाइन करेंगे इसके साथ, मतलब रोल नंबर को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। इसके आगे नेम है, क्लास है, और नेम है, फिर मेल है, फिर एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, और इसमें है कोर्स है,
और टीचर है और डिपार्टमेंट है, इस तरह, ठीक है। उसके बाद आ गया, ये हो गया क्लियर। अब कीज़ ऑफ रिलेशन हो गया फुल्ली क्लियर। इसके बाद ज़रा दोबारा कांटा मार लेते हैं। इंटीग्रिटी ये हमने पढ़े हैं रिलेशन इंस्टेंस में, ठीक है। इसमें पढ़े हैं रिलेशनल इंस्टेंस में, मतलब कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर एट अ पार्टिकुलर मूवमेंट, इसको कहते हैं रिलेशनल इंस्टेंस। किसी भी मखसूस वक़्त में कुछ डाटा स्टोर करने को हम रिलेशनल इंस्टेंस कहते हैं। उसके बाद आते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की तरफ, ठीक है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर अ सेट ऑफ रूल्स इट इज़ यूज्ड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इंश्योर दैट डाटा इंसर्शन, अपडेशन एंड अदर प्रोसेस हैव टू परफॉर्म्ड इन सच अ वे दैट डाटा इंटीग्रिटी इज़ नॉट अफेक्टेड। कह रहा है कि ये ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो हमने ज़रूर हमेशा हर सूरत में फॉलो करनी पड़ती हैं डेटाबेस में अपना डाटा स्टोर करने के लिए, ड्राइव करने के लिए, अपडेट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, ठीक है। ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं यूज टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हमने मेंटेन करने के लिए ये रूल्स जो है ना यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं और अपने डेली बेसिस में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये आ गया इंश्योर दैट डाटा इंसर्शन होता है कोई चीज़ इंसर्ट करना, अपडेट कोई चीज़ ऐड करना, अपडेट मतलब कोई पुरानी चीज़ है उसको ना उसमें कोई चीज़ चेंज करना है। एंड अदर प्रोसेस दैट हैव टू परफॉर्म इन सच अ वे, कोई ऐसे प्रोसेस हैं जो हमने परफॉर्म करने हैं ऐसे तरीके से डाटा इंटीग्रिटी इज़ नॉट इफेक्टिव, मतलब डाटा इंटीग्रिटी इफेक्ट ना हो, ठीक है। इसके अलग से टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं इसकी। डोमेन कंस्ट्रेंट है और उसके बाद एंटिटी इंटीग्रेशन है, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है, उसके बाद रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है और उसके बाद है की कंस्ट्रेंट है। आगे ये क्या हो गए? अगर डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है? डोमेन कंस्ट्रेंट होता है, डोमेन नाम से ही जाहिर है डोमेन क्या है भाई, याद करो, वो जो होती हैं कॉलम की फॉर्म में जो डाटा स्टोर होता है उसको हम डोमेन कहते हैं। डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है? कंस्ट्रेंट तो आ गया ना यहाँ से, तो डोमेन क्या हो गया? डोमेन कंस्ट्रेंट होता है कि आप कह लो सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज़ फॉर एन एट्रीब्यूट। मैं आपको बताया भी है कि रोल नंबर है ना, जैसे रोल नंबर, तो रोल नंबर के अंदर 1 2 3 4 सिर्फ रोल नंबर इंटीजर फॉर्म में डाटा स्टोर, उसके अलावा नेम रोल नंबर के आगे 1 हसन, 2 मोहसिन, 3 सैफ़ा, मोहसिन हुसैन, इस तरह शराज, तलहा, आहद, इस तरह सारे सबके नाम ना आने शुरू हो जाए। तो सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज़ फॉर एन एट्रीब्यूट, द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स मस्ट बी अवेलेबल इन द कोरस्पॉन्डिंग डोमेन, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यूज़ आपके हों ना वो आपके कोरस्पॉन्डिंग डोमेन के अंदर ही हों, मतलब इंटीजर की फॉर्म में है, आगे जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है, नेम वगैरह इस तरह, ठीक है। आगे आ गया एंटिटी, ये एंटिटी है, एसटीडी नहीं है, ठीक है। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। एंटिटी क्या है? एंटिटी मैंने आपको बताया कि एंटिटी होता है क्लास का नाम, जैसे स्टूडेंट, टेबल का नाम जैसे स्टूडेंट को हम कहते हैं एंटिटी कहते हैं प्राइमरी वैल्यूज़ कैन नॉट बी नल। एंटिटी होता है कि एंटिटी के अंदर पूरे टेबल के बारे में हम बात कर सकते हैं। उसने एक ही बात की है, प्राइमरी वैल्यूज़, मतलब रोल नंबर को हम प्राइमरी वैल्यूज़ कहते हैं, उसको इस तरह चलाने का किस तरह, इसको कहते हैं प्राइमरी वैल्यूज़। इसमें कोई भी नल वैल्यू मतलब ज़ीरो ना हो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। और इसके बस यही बात है इसमें। इसके बाद है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, मतलब रेफरेंस देना। रेफरेंशियल नाम से जाहिर है कि 2 टेबल्स को कनेक्ट करना। इज स्पेसिफाइड बिटवीन 2 टेबल्स व्हेन बोथ ऑफ दीज टेबल्स मस्ट हैव सेम वैल्यूज ऑफ 1 एट्रीब्यूट एट लीस्ट 1 एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है भाई? ये इसके ऊपर सबसे ऊपर जो नाम होता है एट्रीब्यूट, इसको हम वो भी कहते हैं, एट्रीब्यूट का हम रिकॉर्ड भी कहते हैं, ना, क्या कहते हैं, एक सेकंड मैं भी देख लूँ भाई, मैं भी भूल गया हूँ। रिकॉर्ड, सॉरी, एट्रीब्यूट को हम फील्ड भी कहते हैं, फील्ड एट्रीब्यूट, ADDRIBUT, ठीक है। तो एट्रीब्यूट होता है इज स्पेसिफाइड बिटवीन 2 टेबल्स एंड बोथ ऑफ दिस टेबल मस्ट हैव वैल्यूड 1 एट्रीब्यूट, मतलब रोल नंबर यहाँ भी और यहाँ भी रोल नंबर हो, ठीक है। इससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे खासा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद द की कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी विद इन इट्स एंटिटी सेट यूनिकली। की कंस्ट्रेंट होता है कि मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई, और इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी, मतलब एक पूरी एंटिटी को, स्टूडेंट है, स्टूडेंट का डाटा ही सिर्फ हो, वो रिट्रीव हो रहा हो, उसमें एंटर हो रहा हो, उसमें चेंजेस आ रही हों, एक स्टूडेंट के अंदर ही आती हो वो चीज़, टीचर के बारे में ना हो कोई चीज़, डिपार्टमेंट के बारे में कोई चीज़ ना हो, तो कहते हैं आइडेंटिफाई एन एंटिटी विद इन इट्स एंटिटी सेट,
ठीक है। मतलब उसकी एंटिटी सेट के अंदर एंटिटी सेट की भी आगे डेफिनेशन है, तो वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, आपको ज़रा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंटिटी सेट, ये है एंटिटी सेट। अगर अभी इसको समझाने लग गया तो चलो कोई बात नहीं। एंटिटी सेट को समझने के लिए ना आपको पहले एंटिटी टाइप के बारे में समझना पड़ेगा। कलेक्शन ऑफ एंटिटी हैविंग सिमिलर एट्रीब्यूट्स, मतलब ऐसी कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ होती हैं, एंटिटी के अंदर डिफरेंट एंटिटीज़ होती हैं जिसको हम एट्रीब्यूट्स का नाम देते हैं, जो सिमिलर होते हैं एंटिटीज़ के, उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। क्यों इसको थोड़ा कंफ्यूज ना कर देना। कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ मतलब नेम, स्टूडेंट के अंदर कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ और भी हैं, जैसे रोल नंबर, नेम, और आगे एंटिटीज़ ही हो गई ना, उसके नीचे तो कितने ज़्यादा नेम्स आ रहे हैं, रोल नंबर आ रहे हैं, लेकिन हम उसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं भाई। ठीक है, सर हैविंग सिमिलर एट्रीब्यूट्स के सिमिलर एट्रीब्यूट्स में हो उसको, उसके बाद हम अब समझ लेते हैं कि एंटिटी सेट क्या होता है। कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ आइदर सेम ऑफ सेम लिखा हुआ, सॉरी यार मैंने खुद अपनी राइटिंग अच्छा। कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ ऑफ द सेम एंटिटी टाइप, ठीक है, कि सेम एंटिटी टाइप की कलेक्शन को हम कहते हैं कि ये है एंटिटी सेट है, कि जैसे रोल नंबर, आईडी है, नेम है, उसको कहते हैं एंटिटी सेट। ठीक है, इसकी अच्छी खासी समझ लग गई होगी, तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, कि आइडेंटिफाई एन एंटिटी विद इन इट्स एट्रीब्यूट, एंटिटी यूनिकली। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एंटिटी कंस्ट्रेंट्स क्लियर, एंटिटी कंस्ट्रेंट क्लियर हो गया। इसको मारते हैं कांटा एंटिटी कंस्ट्रेंट्स को। आगे आ गया रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा का नाम सुन के मुझे खुद जहर चढ़ता है, आपको भी चढ़ता होगा, मैथ कर आ गया इसमें। लेकिन ये जो है ना, ये ईटी कोड जो है ना, इसके जो है डायरेक्टर कह लो, डायरेक्टर ही कह सकते हैं इसको, लेकिन ना ये वो इसने इंट्रोड्यूस कराया था रिलेशनल अलजेब्रा को इन 1970s। और एक कंपनी है IBM, अभी भी आपने नाम सुना होगा, कि जो इंश्योरेंस वगैरह देती है। लेकिन अभी ना IBM ने ना इसको तब उस वक़्त में इसको प्रोसीड करवाया था, और इसका नाम पहले था रिलेशनल अलजेब्रा RDBMS की जगह इसका नाम था PRDBMS, प्रोसीजर रिलेशनल अलजेब्रा। आगे इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन फिर बाद में इसका नाम चेंज होकर पड़ गया था। ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज भी इसने दी थी, तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में ना देखा है, प्रोसीजर क्यूरी लैंग्वेज भी हम इसको कहते हैं, और फॉर्मल क्यूरी लैंग्वेज भी कहते हैं। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इसने जब दिए थे ना, तो उसका नाम था पहले प्रोसीजर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, तो उसके बाद उसका नाम पड़ गया फिर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अगर जाकर बात करते हैं, अभी इसके बारे में करते हैं बात। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है? इसको हम कहते हैं प्रोसीजर क्यूरी लैंग्वेज भी कहते हैं, और फॉर्मल क्यूरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ये ऑपरेशंस रिलेशनल अलजेब्रा में होते हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं? पहले हमने ऑपरेशंस का नाम सुनते ही आपके जहन में आ रहा होगा वो C++ के कॉन्सेप्ट्स, उसको ज़रा साइड पर रखें। अब जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो ये होते हैं ऑपरेशंस। और रिलेशनल अलजेब्रा में यही ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश की फॉर्म में, क्योंकि इंग्लिश में SQL है और प्रोसीजर क्यूरी लैंग्वेज है और फॉर्मल क्यूरी लैंग्वेज, तो हम इसमें हम बेसिक्स ऑपरेशन हम कुछ यूज़ करते थे, और उसके बाद कुछ ड्राइव हुए थे उसमें से, तो वो ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं। बेसिक ऑपरेशन में हमारे पास है प्रोजेक्शन है, इसको हम पाई से डिनोट करते हैं। सिलेक्शन है, इसको हम इस लाइन से डिनोट करते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट है, और यूनियन है, और रीनेम है, और सिलेक्ट डिफरेंस है, मतलब सेट डिफरेंस है, मतलब एक लाइन सीधी इस तरह की। और उसके बाद जॉइंस है ड्राइव ऑपरेशन में। फिर उसके बाद इंसर्ट है, इंटरसेक्ट है, और उसके बाद इंटरसेक्शन इस तरह होता है। और ये डिफरेंस आ गया, इसमें डिफरेंस को शो करता है इंटरसेक्शन में। और डिवीजन इस तरह और इस तरह। ठीक है, अब इसको भी आगे एक एक करके हम ना सबको नहीं एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ना हम इसको हमने हो गया क्लियर। रिलेशनल अलजेब्रा तो अच्छा खासा क्लियर होगा। और आगे सिलेक्शन है। सिलेक्शन क्या अभी इसमें बताया मैंने, क्या बेसिक ऑपरेशन है और सिलेक्शन है। सिलेक्शन पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कहते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं।
उसके बाद टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, वो बाद के बाद। बस हम 3 पढ़े हैं इसमें ना सिलेबस में हमारे, ठीक है। आगे हम करते हैं, अल्लाह करे कोई वाइड से ना आ जाए। हाँ, सिलेक्शन पढ़ लिया हमने। सबसे पहले सिलेक्शन पढ़ने हैं हम। सिलेक्शन में क्या हम पढ़ते हैं कि सिलेक्शन नाम से ज़ाहिर होता है किसी चीज़ को सिलेक्ट करना, रिट्रीव। अब क्या है कि हमने ना जैसे माउस से पकड़ा, ड्रैग किया लेफ्ट बटन दबा के, ब्लू कलर का ना ये यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो ये ब्लू कलर का इतना सा सिलेक्ट हो गया, उसको कहते हैं सिलेक्शन। मतलब कुछ चीज़ ने सिलेक्ट कर ली, उसके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन वगैरह हम ना, सॉरी नज़र ही नहीं आ रहा, कोई भी ऑपरेशन वगैरह ना हम इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या सीन है इसका कि रिट्रीव द नेम ऑफ स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज़ 2, कि हमने ना इस टेबल में से रिट्रीव करना है 2 रोल नंबर। तो 2 रोल नंबर ये है, तो नेम रिट्रीव करना है इसका, मतलब इसका नेम है बी। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि स्टूडेंट जो टेबल का नाम है उसके ऊपर ब्रैकेट, उसके ऊपर सिलेक्शन, उसके ऊपर इस तरह, और उसके ऊपर रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये इस तरह हम लिखते हैं इसको। इसके बाद हमने फिर ब्रैकेट लगाई और उसके बाद हम लिखेंगे नेम। ये पाई होता है, इसको कहते हैं हम प्रोजेक्शन, पाई नेम। उसके बाद हम एक और इधर लगाएंगे इसके लिए। तो ये ना हमारे पास इसका आउटपुट आएगा 2b12, ये इस फॉर्म में। तो ये हो गया आपके पास प्रोजेक्शन। इसके अलावा अगर हम और चीज़ें भी देख लें अदर दैन डैट, हम देखें कि अगर हम इस तरह ही करें कि पाई नेम स्टूडेंट में हम अगर हम कर लें, तो देन आउटपुट विल बी ए और बी। मतलब नेम में ए और बी आ जाएगी, ए और बी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ए 2 बार है तो उसको एक बार ही कंसिडर करेगा। उसके बाद हम अगर इस तरह करें, स्टूडेंट रोल नंबर 2 नेम और एज, नेम और एज सिर्फ बताएगा रोल नंबर 2 के, वो बी और 12 आएगा आंसर में, तो ठीक है। तो इसके बाद आ गया प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में आपने समझ लिया होगा कि पाई लगाते हैं और नेम इस तरह इस तरह इस तरह, तो इसका आउटपुट आता है। जैसे नेम है तो नेम में ए और ये बी एक पड़ जाएगा, इस तरह ये इसका आउटपुट होगा, ठीक है। ये हो गया प्रोजेक्शन और सिलेक्शन। इसको मारते हैं कॉन्टैक्ट टाइम, बहुत ज़्यादा ज़ाया की आती है। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा ध्यान देकर समझना पड़ना कि 2 टेबल्स हैं, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करना है। कि हम एक चीज़ हम देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स जो है ना इसकी एक सेम होनी चाहिए। तो सेम में क्या है कि सी जो है ना सेम है दोनों में, तो हम क्या करेंगे कि हम ना इनको इस फॉर्म में लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम ए बी सी, उसके बाद रखेंगे हम सी डी ई। लेकिन हमने इसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी ना उसको इस तरह लिखना। पहले हमने लिखना है इसको 2 बार, फिर इसको 2 बार। पहले हमने यहाँ पे लिखा है इसको 2 बार, फिर इसको 2 बार लिख लिया। उसके बाद ये जो वैल्यूज़ होगी ना इसको सिंपली हम लिखेंगे, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, पहले इसको ये वाली वैल्यू को, फिर इसको फिर इसको फिर सेकंड वाले को, इस तरह लिख लिया हमने, इसको कर दिया। अब ये टेबल में हमने टेबल के फॉर्म में बना लिया। तो अब हम ना ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एटलीस्ट 1 कॉलम शुड बी द सेम, मतलब ये कॉलम मतलब एक सेम हो गया, ठीक है। इसमें वैल्यूज़ भी ना एटलीस्ट एक सेम होनी चाहिए, जैसे ये 3 है और ये 3 है, तो ये सीन है इसका, ठीक है। टाइप ऑफ जॉइंट्स हो गया अगर हम करते हैं तो ये भी कांटा मारते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी समझ लग गया कि हम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में लगे हैं। अभी आधा हुआ है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स क्या होते हैं कि जॉइंट्स होते हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सिलेक्शन स्टेटमेंट कंडीशन। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस जॉइन प्रोडक्ट होते हैं नेचुरल टाइप, ये इसके टाइप्स हैं। क्रॉस होते हैं मतलब सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है कंडीशन, और क्रॉस प्रोडक्ट के ना कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं जॉइन। मतलब जॉइनिंग कहते हैं हम किसी चीज़ को ना कंबाइन करने को। तो उसके बाद इसमें टाइप्स आती हैं, क्रॉस जॉइन है और प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको हम। उसके बाद नेचुरल है, नेचुरल जॉइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंडीशनल है, उसके बाद इक्वल है, इक्वल जॉइन है, सेल जॉइन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आउटर जॉइन, एक इनर जॉइन भी होता है। 6 टाइप्स हो गई, ठीक है। तो उसके बाद ना हम इसको इस तरह करते हैं। ये एक टेबल है ना, इसमें रोल नंबर 1 2 3 4 हसन अली जैफर मोहसिन। तो सिलेक्ट एड्रेस, मतलब जिसमें चेंज करना है उसको हम पहले सिलेक्ट एड्रेस, एड्रेस शो करना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल का नाम है, ठीक है। वेयर ई नेम, मतलब ई नेम क्या इज़ इक्वल टू हसन। उसके बाद ये एक एक सिंगल कॉमा और अगर इस तरह कर दी तो इसका आंसर आएगा नार्वल। ये नार्वल लिखा, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आगे एक एक करके मैंने इनको एक्सप्लेन नहीं किया। तो उसके बाद
ये बल्कि किया है मैंने, सॉरी किया है, मैं भूल गया था मैंने किया कि नहीं। आगे फंक्शन डिपेंडेंसी आती है। ये रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, इट इज़ टिपिकली एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइमरी की एंड नॉन प्राइमरी की विद इन अ टेबल रोल नंबर जैसे 1 है। इस तरह ये शो करते हैं फंक्शन डिपेंडेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके ये भी बहुत यूज़ होगा। ये जैसे एक्स है और ये वाई पे डिपेंड कर रहा है, वाई जो है वो डिपेंडेंट होगा और एक्स जो है वो डिटर्मिनेंट होगा। तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट। ये हो गया कि मतलब ये इस पर डिपेंड करता है। आगे ना इसकी टाइप्स भी हैं। यहाँ पे अगर आप ये डेफिनेशन दोबारा आप गौर से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत समझ आएगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। अगर आपको समझ आए ना आपको चास आएगी, सही बात है। तो रिलेशन डैट एग्जिस्ट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, इट इज टिपिकली एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइमरी की एंड नॉन प्राइमरी की। मतलब एक प्राइमरी की और एक नॉन प्राइमरी की के अंदर एग्जिस्ट करता है एट्रीब्यूट्स विद इन अ टेबल। कि ये जो है ना इसकी ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये इसका सबसेट है, मतलब ये इस पर डिपेंड कर रहा है। इसका सबसेट होना, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था कि मैं आपको दोबारा कर देता हूँ। ये देखो यार कि जो है ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, तो ए इज़ इक्वल ए बी है, सॉरी ए इज़ इक्वल टू ए बी और बी इज़ इक्वल टू सी डी। तो बी सपोज कर लो कि ये जो बी है ना ये वाई है और ये एक्स जो है ना ये ए बी है। तो ये जो है ना ये डिटर्मिनेंट हो गया और ये डिपेंडेंट हो गया। आगे इसकी टाइप्स आती हैं फंक्शन डिपेंडेंसी की। फंक्शन डिपेंडेंसी मेरे ख्याल कोई टॉपिक भी होगा यहाँ पे। फंक्शन डिपेंडेंसी थोड़ी है टॉपिक ही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन डिपेंडेंसी इसके आगे से टाइप्स हैं। एक है ट्रिवल फंक्शन डिपेंडेंसी, एक नॉन ट्रिवल फंक्शन डिपेंडेंसी, और ये दोनों ही हैं बताई मेरे को मैं अपने कर लिए ना फ़ायदे के लिए, पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी और फुल फंक्शन डिपेंडेंसी, ठीक है। ये 4 टाइप्स होती हैं इसकी फंक्शन डिपेंडेंसी की। ट्राइवल फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होती है कि ए जो है ना वो बी पे बी जो है ना वो ए पे क्या है डिपेंडेंट, ठीक है, और ए क्या है डिटर्मिनेंट। ए क्या है डिटर्मिनेंट, बी क्या है डिपेंडेंट। अब इफ़ बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, अगर बी जो है वो ए का सबसेट है, इसको सबसेट कहते हैं भाई, इसको ये जो मैंने अभी बताया इसको सबसेट कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये जैसे मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि ए जो है ये पी क्यू आर ऐसा है और बी जो है ये कि पी क्या हुआ है। तो जो है ये इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि ए का भी जो है ना वो डिटर्मिनेंट है और बी का भी डिटर्मिनेंट डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको इसकी समझ लगी होगी। और जो नहीं होता है ना, जो इफ़ बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, जो बी ये इसका सबसेट ना होगा तो उसको कहते हैं नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। तो वो जैसे पी के वो आ रहा है एस टी जो हो गया आगे, तो वो हो गया ये नॉन ट्रिवियल, मतलब इसमें नल भी आ सकता है। जो ये आ गया इसको कहते हैं कंप्लीट। अगर यहाँ पे नल वैल्यू आ गई ना, मतलब ज़ीरो आ गई, तो उसको कहते हैं हम नल वैल्यू, मतलब ये नल कंप्लीट नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। अगर यहाँ पे नल आ गया, तो अगर इस तरह आ गया मतलब एस टी आ गया, तो उसका होता है कि ये नॉन ट्रिवियल आ गया। इसके बाद पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी। पार्शियल फंक्शन में होता है कि बी इज़ अ फंक्शन डिपेंडेंट ऑफ ए एज वेल एज सबसेट ऑफ ए, मतलब ए का सबसेट जो है ना, ये तो होता है ना कि इफ़ ए बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ये बी जो है वो ये जो है ए बी है, मतलब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ए ये है और पी क्यू आर, ए पी क्यू आर और एस, बी ए है पी क्यू। तो ए जो है वो बी जो है वो ए का सबसेट है, मतलब इसमें पी भी आ रहा है और क्यू भी आ रहा है, तो ये बी सबसेट है। मतलब इसकी आगे से जो सबसेट होगा ना, यहाँ पे भी अब एग्जांपल दी है आपको, ये देखो जैसे एक्स वाई है और इसमें से जी है, तो वाई एक्स भी जो है ना वो इस तरह लिख सकते हैं। एक्स जो जी है वो एक्स के भी डिपेंडेंट है इंडिविजुअली, और एक्स जो है वो जी जो है वो वाई के भी डिपेंडेंट है इंडिविजुअली। जैसे वाई जो है वो जी जो है वो डिपेंडेंट है वाई के, और एक्स के भी डिपेंडेंट है जी। ये इस तरह इसको कहते हैं पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी। और एक फुल फंक्शन डिपेंडेंसी, मतलब बी इज फंक्शन डिपेंडेंस ऑफ ए नॉट फॉर द सबसेट ऑफ ए, मतलब इसके तो है इंडिविजुअल लेकिन इसके नहीं है, मतलब इसकी सिंगल वैल्यू के साथ ये डिटर्मिनेंट नहीं है, जी डिटर्मिनेंट नहीं है, ठीक है। जी डिटर्मिनेंट होता है, देख लो यहाँ पे भी ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो जी डिटर्मिनेंट होता है
और ये जो है ये डिटर्मिनेंट इसको कहते हैं, डिपेंडेंट इसको कहते हैं। ये डिपेंडेंट नहीं है इस पर सिंगल वैल्यूज़ पे, तो इस तरह सही होगा, इस तरह क्रॉस होगा। तो ये हो गया फुल फंक्शन डिपेंडेंसी, ये हो गया। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, इसका नाम सुन के तो आपके वैसे ही टांगें कांपती होंगी, मतलब कांपे टांग जाती होंगी। तो फंक्शन डिपेंडेंसी हो गया। आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होती है? इट इज़ अ मेथड टू ब्रेक डाउन अ लार्ज कॉम्प्लेक्स टेबल इनटू स्मॉलर टेबल, रिलेटेड टेबल्स एंड डिफाइन रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है। रिमूव रिडंडेंसी इन ये क्या लिखा है, इनकन्सिस्टेंसी, अनवांटेड रिस्क, मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी और अवॉइड नल वैल्यूज़, और स्टोरिंग ऑफ डाटा शोज दैट मॉडल इज़ फ्लेक्सिबल एंड ओनली टू यूज़, ईजी टू यूज़, सॉरी ईजी टू यूज़। ठीक है। आगे इसमें आपने क्या किया कि ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है लार्जर टेबल्स को स्मॉलर टेबल्स में, और यूनिक वैल्यूज़ लिखता है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करता। मतलब एक अगर वैल्यूज़ जो हैं, जैसे हसन जो है वो 2 कर रहा है टॉपिक्स एक साथ, मतलब C++ और पाइथन या C++ जावा या कोई और भी, तो वो जो है वो उसको अलग लाइंस में लिखेगा। मतलब एक के साथ आगे जावा के आगे C++ या पाइथन के आगे C++ कोमा लगा के नहीं लिखेगा। उसको कहते हैं क्लीनलीनेस, मतलब एक रो में एक लाइन में एक ही डाटा जो है ना स्टोर हो, मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ तो हो जाए लेकिन एक ही डाटा स्टोर हो। फिर उसके बाद हम ना उनको टेबल्स को क्या करेंगे, जो है कोर्स को अलग कर लेंगे, एक टेबल बना लेंगे और नेम और स्टूडेंट का अलग बना लेंगे। तो उससे फिर हम उनको ज्वाइन करके ना, तो हम ना उनको कनेक्ट कर सकते हैं और एक खूबसूरत अंदाज में बयान कर सकते हैं। मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी, जैसे उसने बताया प्राइमरी की यूज़ होगी, डाटा इंटीग्रिटी यूज़ होगी, और अवॉइड नल वैल्यूज़ नहीं आएंगी। स्ट्रक्चर ऑफ डाटा शो द मॉडल इज़ फ्लेक्सिबल होगा, इजी टू यूज़ होगा। आगे इसकी टाइप्स देख लेते हैं। ये टाइप्स हो गई नल वैल्यूज़ की टाइप्स हैं। ये आपकी 6 टाइप्स हैं। 1NF मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BC नॉर्मल फॉर्म, और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये है। BC नॉर्मल फॉर्म हम कहते हैं बॉयस, BOYC, बॉयस CODD कोड, और नॉर्मल फॉर्म बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हम पहले देख लेते हैं। ईच कॉलम मस्ट कंटेन इंडिविजुअल वैल्यूज़ इन अ टेबल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर रोल नंबर 2 हैं तो उनकी वैल्यूज़ हम अलग करके लिख लेंगे। तो ये जो होगी ना, डाटा मस्ट बी एंटर इन रोज़ एंड इन टेबल। अच्छा, ये तो डाटा टेबल रोज़ के वहाँ में लिखते हैं हमेशा हम, लेकिन मस्ट कंटेन इंडिविजुअल वैल्यूज़, मतलब अगर रोल नंबर हसन अगर C++ कर रहा है और पाइथन वगैरह उनको अलग लिखते हैं। ठीक है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म मस्ट भी फॉलो के, सेकंड जो नॉर्मल फॉर्म होगी ना वो मस्ट फॉलो करेगी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को, और उसमें नॉन, ये क्या लिखा है, नॉन की एट्रीब्यूट्स नहीं होंगी। शुड बी फुली डिपेंडेंट ऑन द, अच्छा जो नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगी ना, जो प्राइमरी की नहीं होंगी, वो फुली डिपेंडेंट होंगी प्राइमरी की पे। तो वो देख लेते हैं वो कैसे है कि ये दोनों जो है ना प्राइमरी की है, हमने इनको अलग कर लिया इन दोनों में से, रोल नंबर में से। कोर्स और टीचर को हमने अलग कर लिया, और कोर्स और टीचर के साथ मैंने कहा था पहले भी, मैंने समझाया कि हमेशा एक जो है ये प्राइमरी की मस्ट आती है। तो एक ये प्राइमरी की मस्ट आ गई, इसको हम कहते हैं फ़ॉरन की, और ये होगी हमारी प्राइमरी की। देखो मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में भी। तो इनको हम कर लेंगे कनेक्ट। उसके बाद अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म मस्ट बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, नॉन की एट्रीब्यूट शुड नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर नॉन की एट्रीब्यूट्स। रोल नंबर ये है, कोर्स ये है, टीचर, ये 3 हमने बना लिए कि नॉन की एट्रीब्यूट्स के साथ भी नहीं डिपेंडेंट होगी। मतलब जो है कि हमने ना इनको अलग कर लिया, और हर एक के साथ ना एक एक जो है प्राइमरी की लगाती, ताकि हम ना इसको कनेक्ट कर सकें। अब जैसे हमने यहाँ देखा रोल नंबर और नेम और कोर्स और टीचर और रोल नंबर और कोर्स, मतलब हम इसको इकट्ठे एक साथ मैच नहीं कर सकते जैसे ये कर दिया हमने, लेकिन ये फॉलो तो कर रहा है ना। इसको देखा 2 टेबल्स बने हैं। अब इसके अलावा हमने एक और टेबल बनाया है, थर्ड टेबल, उसमें हमने क्या किया, रोल नंबर और कोर्स को ऐड किया ताकि हम इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर सकें। पहले हम इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे रोल नंबर के साथ, रोल नंबर के बाद ये कोर्स को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गया थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, उम्मीद आपको समझ लगी होगी। इसके बाद है BC नॉर्मल फॉर्म, बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म। मस्ट बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल को आपको फॉलो करता होगा। इसमें से टेबल कंटेन मोर देन 1 कंपोजिट की एट्रीब्यूट्स एंड शुड बी पॉसिबल मॉडल एट्रीब्यूट ऑफ बोथ कंपोजिट की एट्रीब्यूट आर मैच्ड।
कि उसने कहा है कि दो कंपोजिट की एट्रीब्यूट होगा। अगर आपने पहले से पिछले से शुरू से सारा लेक्चर सुना है ना ध्यान से, आपको याद होगा कि मैंने कंपोजिट की एट्रीब्यूट का कहा था कि दो नॉन प्राइमरी की को मिला के एक कंपोजिट की बनाते हैं, ठीक है। अब उस कंपोजिट की का हमें अब यहाँ पे यूज़ करना है। अगर आपने देखा बेसिक कंसेप्ट आकर क्लियर मैंने सारे करवा दिए हैं, अब भी ना करो तो फिर यार क्या कर सकते हैं। तो अब ये देख लो, अब आप एक है ई कोड मैंने लिखा है, एक पी कोड, एक नेम और एक आवर्स। तो हमने ना ये दो है प्राइमरी की, क्योंकि इसमें है यूनिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसमें यूनिक वैल्यूज़ नहीं है, इसमें देखा नल भी है, तो ये यूनिक वैल्यूज़ नहीं है। तो हमने ये क्या हिसाब लगाया कि हम इसको, ये इसमें कुछ वैल्यूज़ डुप्लीकेट भी हैं, हमने यूनिक बनाने के लिए हमने ना क्या किया, ये इसको इसके साथ मैच कर लिया और इसको भी इसके साथ मैच कर लिया। तो हमारे पास दो कंपोजिट, मतलब दो, ये प्राइमरी की सॉरी नहीं है, क्योंकि इसमें भी ना डबल वैल्यूज़ देखा आ गई हैं, इसमें भी आ गई है, इसमें भी आ गई हैं। तो ये ना प्राइमरी की नहीं हो सकती। तो ये एक प्राइमरी की हो सकती है जो कि है ये पी कोड, मेरा ख्याल है पी कोड, हाँ, क्योंकि इसमें देखा एक वैल्यू दो बार डुप्लीकेट हुई है, इसमें नहीं हुई कोई भी। तो ये देखा P3 P5 P4 1 2 3, तो ये ना ये जो हो गई ये प्राइमरी की, और ये भी हो गई नॉन प्राइमरी, और भी हो गई नॉन प्राइमरी। दो नॉन प्राइमरी को हमने ज्वाइन करके तो हमने क्या किया, एक जो है प्राइमरी की बना ली। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इसने हमारे पास आ गई कंपोजिट की आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देख लो ई कोड और पी कोड, ये एक हो गई प्राइम कंपोजिट की, और पी कोड और नेम ये दूसरी हो गई कंपोजिट की। अब ये दो कंपोजिट की हो गई हैं। अब हम इन दो कंपोजिट की को अलग-अलग हम ना इनका टेबल बनाएंगे, और किसी भी एक टेबल के साथ या इसके साथ हम बाकी बची हुई वैल्यू को भी लगा देंगे, मतलब आवर्स को। ये अब हमने ई कोड और नेम का बना लिया, ई कोड और नेम का, और पी कोड और आवर्स का, और इसका बना लिया, पी इसका और इसका बना लिया, और ये बना लिया ई कोड, पी कोड और आवर्स का, ये बना लिया दूसरा। अब इनको हम ई कोड के साथ कनेक्ट करके तो हम इसको रिट्रीव करेंगे। अब ये हो गया BCNF। उम्मीद है इसकी समझ लग गई होगी, थोड़ा सा सर खपाना पड़ेगा, अगर नहीं समझ लगी तो पीछे करके दोबारा देख सकते हो। अब इसके बाद है 4NF। ये अब कह रहा है कि BCNF और 3rd NF को मस्ट फॉलो करता हो कि मोस्ट इंश्योर देयर इज़ नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी वेयर कॉलम इज डिपेंडेंट ऑन अनदर। कह रहा है कि इसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इसमें तो है था ना कि हो सकती है, और जो हमने दो कंपोजिट की बना ली, लेकिन इसमें कह रहा है कि दो जो है ना वो नहीं हो सकती, कंबाइन नहीं हो सकती। मतलब ये जैसे अली क्रिकेट खेल रहा है यहाँ, फिर अली क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, उर्दू भी है बोल सकता है, उसके बाद कोरियन भी बोल सकता है, अली फुटबॉल खेल रहा है इसमें, और अली फुटबॉल खेल रहा है पंजाबी बोल सकता है। ये देखा है इसमें कितनी बार अली आया और कितनी बार क्रिकेट, दो बार क्रिकेट फुटबॉल। हम इसको क्या करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स, मतलब इनके एट्रीब्यूट्स को हम इंडिपेंडेंट कर देंगे। अब क्या करेंगे कि स्टूडेंट का और हॉबी का एक बना लेंगे, स्टूडेंट का और लैंग्वेज का एक बना लेंगे टेबल। दो टेबल्स हो गए हमारे पास। अब स्टूडेंट में और हॉबी में क्या आ रहा, क्रिकेट बार बार आ रहा था, और अली में फुटबॉल आ रहा था बार बार, और अली आ रहा था बार बार। हमने इनका अलग टेबल बनाया, दो बार लिख लिया, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, इनकी चारों की लैंग्वेज लिख ली और अली को लिख लिया, क्योंकि हमें चारों लैंग्वेज अलग अलग चाहिए, और हम इसमें कॉमा लगा कर तो लिख नहीं सकते, क्योंकि हमें BCNF को भी फॉलो करना है, तो इस वजह से, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, अब इसको हम अटैच कर लेंगे स्टूडेंट को स्टूडेंट के साथ। तो ये हो गया हमारा 4NF, ये भी इजी था, ठीक है। अब 5th NF आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्ट जॉइन नॉर्मल फॉर्म, हम इसको PJNF भी कहते हैं, प्रोजेक्ट जॉइन नॉर्मल फॉर्म, जो 5th है। और मस्ट बी इन 4th में भी होनी चाहिए, और वुड नॉट हैव lossless decomposition into smaller tables when we broke a table into smaller ones to avoid redundancy. After that combine them, it is easy to be original ones if candidate की पास every joint dependency in it। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि हमने ना कोई टेबल है, वो बड़ा टेबल है, उसको हमने ना, ये जैसे सपोज कर लो ये एक बड़ा टेबल है, तो हमने ना उस टेबल को ब्रेक डाउन किया दो छोटे टेबल्स में, जो कि हम पिछले करते आ रहे हैं, और उनको फिर दोबारा ज्वाइन किया, और वही सेम रीजन बन गया जो पहले था। तो इसको हम कहते हैं 5th नॉर्मल फॉर्म,
ठीक है, अभी आपको मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब ये जैसे यहाँ पे भी ए बी है, इसका T1 का एक T2 का बना दिया मैंने ग्रुप, इनको फिर ज्वाइन कर लिया, रिजल्ट में आया हमारा ABCD, तो इसके साथ ये कंबाइन कर रहा है, एग्जाम्पल कर रहा है, तो ये बेस्ट है ये, ठीक है। ये इसके साथ इसको हम कहते हैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है। अब ये सारे एक बार दोबारा ओवरव्यू लेना होगा तो आप ले लो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो होता है नो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होती है, सिंगल वैल्यूज होती है। सेकंड में क्या होता है कि फर्स्ट एनएफ को फॉलो करते हैं, नो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती है, फुल ओनली फुल डिपेंडेंसी होती है। पार्शियल डिपेंडेंसी मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया था, याद हो अगर आपको तो अभी, कि जो है जो ए बी और बी भी है, और बी जो है फंक्शन डिपेंडेंट है वो एक है, और एज वेल सबसेट ऑफ ए का भी है, जैसे ये समझाया मैंने अभी आपको, समझो इसको दोबारा। उसके बाद हमने ओनली फुल डिपेंडेंट होता है, और सिर्फ फुल डिपेंडेंट होता है, मतलब फुल वैल्यूज़ हों तो फिर इसके बराबर होगा। और ये हमने बात किसकी की है, इसकी फुल डिपेंडेंट मतलब 2NF की, ये देख लो, इसकी बात की हमने, फुल डिपेंडेंट होता है। उसके बाद क्या है, थर्ड NF होता है। थर्ड NF में क्या होता है, सेकंड NF भी होता है, और नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, मतलब ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होता है कि जैसे चीटिंग करने के लिए 3 दोस्त बैठ गए हैं, और एक्स वाई जो कहता है कि एक्स से मुझे चीटिंग करा देना तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मंद दूंगा, तो वो एक्स कहता है कि ठीक है, तो वाई कहता है कि जी को कि मैं तो ये चीटिंग करा दूंगा, मैं बड़ा लायक हूँ, तो सारा क्रेडिट खुद ले लेता है बजाय इसके कि वो इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करे। तो ये सीन होता है इसका। तो नो नॉन प्राइम शुड डिटर्मिनाइन, नो प्राइम वैल्यूज एक्स जो है वो प्राइमरी की होता है, नो वाई जो है वो भी नॉन प्राइमरी होता है, और जी जो है वो भी नॉन प्राइमरी होता है। तो ये जो होता है ना, जो मैंने समझाया, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, और इसको कहते हैं नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नॉन प्राइमरी की, कि प्राइमरी की पर डिपेंडेंट नहीं होता है थर्ड पर्सन, नॉन प्राइमरी की पर डिपेंडेंट होता है। ये सीन है इसका। अब आपको इसकी अच्छी खासी समझ लग गई होगी। थर्ड, अब इसका ख़राब ना कर लेना अपना कॉन्सेप्ट। ये देख लो, थी जो मैंने बनाई है फंक्शन, उनको आपस में ज्वाइन किया, तो पहले इसको इसके साथ, फिर इसको जो है वो इसके साथ, मतलब ये मैंने ना, ये तो मैंने यहाँ पे इस तरह समझाने के लिए इस तरह लिखा था ना, वैसे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको पहले इधर भी लिख सकते हैं, आप आगे इससे कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। मैंने समझाने के लिए यहाँ आपको आपकी ईजीनेस के लिए ना इस तरह लिखा था, बाकी मैंने इसको यहाँ पे ज़रा और आसान तरीके पर सिंपल लिख कर मैंने समझाया गया, ठीक है। मैं BCNF मतलब बॉय कोट NF नॉर्मल फॉर्म, ये थर्ड NF को फॉलो करता है। उसमें लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी प्राइमरी की और सुपर की, मतलब लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट होना चाहिए, और लेफ्ट जो है ये राइट हैंड साइड डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, ये एक्स के। और इसके बाद है ये यहाँ पे ये देख भी लो आप बेशक, ये एक जो है ना डिटर्मिनेंट ये प्राइमरी की होगा, प्राइमरी की, और ये बाकी नॉन प्राइमरी की। बोल थक गया है कि फोर्थ NF नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, मतलब इसमें जो है ना मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होती है, मतलब इसमें जो है ये जितनी वैल्यूज़ लिखी होंगी ना, वो अगर ज़्यादा लिखी होंगी ना तो उसको कम करके लिखना है, जैसे हमने ये फोर्थ NF में किया, आपने एक बार देखोगे ना आपकी समझ लगेगी। उसके बाद फिफ्थ NF में क्या है कि फोर्थ NF को फॉलो करता है, अगर लॉसलेस डिकम्पोजिशन होती है उसकी, मतलब ये पहले क्या होता है, डिकम्पोज होता है 2 में, उसके बाद फिर जब कंबाइन होता है तो सेम वैल्यू बनती है इसकी, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल फॉर्म, जिससे आप लोग बहुत डरते हो। हाँ, नॉर्मल फॉर्म्स और नॉर्मलाइजेशन ये हो गई, ये दोनों सेम है, नॉर्मल फॉर्म्स और नॉर्मलाइजेशन, ये सारी नॉर्मल फॉर्म्स है भाई, ठीक है। और उसके बाद आ गया एंटिटी रिलेशनशिप। एंटिटी रिलेशनशिप क्या होता है, ये एंटिटी रिलेशनशिप में क्या होता है कि स्कीमा होता है, ये एंटिटी रिलेशनशिप होता है कि जैसे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है कि हमने जैसे कोई भी चीज़ बनानी है, या कोई भी चीज़ हमने अभी सपोज की है लॉजिकल फॉर्म में, उसको रिप्रेजेंटेशन करना, उसको कहते हैं हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। जैसे हम एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है, कोर्स को पढ़ता है, और वो क्या उसके दरम्यान रिलेशन क्या है स्टूडेंट कोर्स में, वो क्या स्टडी, तो हम एंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम ये बॉक्स शेप करते हैं यूज़, और एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स के लिए ओवल शेप करते हैं यूज़, और रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए हम ये
यूज़ करते हैं डायमंड शेप। उसके बाद एंटिटी है। एंटिटी क्या है? रियल वर्ल्ड थिंग्स कैन बी आइडेंटिफाई, जो फिज़िकल भी हो सकती हैं, जो होती फिज़िकल है। और ये इसमें दो टाइप्स होती हैं, एक टेंजिबल एंटिटी और एक इंटेंजिबल। इंटेंजिबल होती है विच कैन एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड फिजिकली। इंटेंजिबल होती है कि जो नॉन एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड फिजिकली, जैसे बैंक अकाउंट होता है। और उसके बाद आ गया एंटिटी टाइप, कलेक्शन ऑफ एंटिटी हैविंग सिमिलर एट्रीब्यूट्स, कि एंटिटी की कलेक्शन है जिसमें सिमिलर एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे हसन के अंदर, जैसे स्टूडेंट के अंदर नेम, रोल नंबर, इस तरह। और एंटिटी सेट के अंदर हो गया कि कलेक्शन ऑफ एंटिटी ऑफ द सेम एंटिटी टाइप, कि उसी सेम एंटिटी टाइप की जो है ना वो एट्रीब्यूट्स के अंदर मौजूद हो, उसको कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ मौजूद हो, उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, उसको कहते हैं हम एंटिटी सेट। ठीक है, एंटिटी ऑफ द सेम एंटिटी। उसके बाद आ गया एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? पीस ऑफ डेट दैट डिस्क्राइब वन एंटिटी, हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश वन एंटिटी फ्रॉम अनदर। जो डाटा का एक पीस होता है जो डिस्क्राइब करता है किसी एंटिटी को, हेल्प टू डिस्टिंग्विश वन एंटिटी फ्रॉम अनदर, किसी एक एंटिटी को दूसरे से अदर करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए वो यूज़ होता है। तो एट्रीब्यूट्स में आप इसमें इतना डीप में ना परेशान होना। एट्रीब्यूट्स का आपको पता ही है कि रोल नंबर, नेम, और इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और इसकी टाइप्स आ गई हैं, 5 टाइप्स है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट से आपको मैंने पहले भी बताया, ड्राइव एट्रीब्यूट्स, नेम, कंपोजिट, प्राइम। उसके बाद आगे रिलेशनशिप। RDBMS अलो अस टू क्रिएट रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट टेबल्स। आगे 1 to 1 है, 1 to मैनी, मैनी to 1, मैनी to मैनी। अगर ये 1 to 1 हो गया कि ये एक टेबल, जैसे स्टूडेंट है और ये उसका पासवर्ड है, मतलब ये आईडी है, स्टूडेंट आईडी जो है आईडी के साथ मैच होगी, 1 to 1 हो गया। उसके बाद हो गया 1 to मैनी, मतलब एक जो है हसन, वो 2 आईडीज़ उसकी हैं, मतलब 2 डेट्स में उसने ना, जैसे एक 13 तारीख को कॉलेज गया और 15 तारीख को गया, तो 2 तारीख को कॉलेज गया, तो 1 to मैनी हो गया। उसके बाद मैनी टू मैनी हो गया, मतलब रोल नंबर, नेम। जब डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट कोर्सेज़ को ज्वाइन करते हैं, कि अली ना मोंगोडीबी भी कर रहा है, एसक्यूएल भी कर रहा है, रिएक्ट भी कर रहा है, और अली मोहम्मद अली जो है वो पाइथन कर रहा है, जावा भी कर रहा है, और हसन कुछ भी नहीं कर रहा। तो इस तरह हो गया। तो उसके बाद मैनी टू मैनी है, मैनी टू 1 है कि ना मैनी स्टूडेंट्स जो है 1 टीचर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया ER डायग्राम। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ relation of types is called relationship of table is called entity relationship diagram. ER model जो है, the model through which we describe the relationship is called ER model. वो मॉडल जिसके थ्रू हम रिलेशनशिप जो है डिस्क्राइब करते हैं उसको ER मॉडल कहते हैं। इसकी एंटिटी की ये शेप है, एट्रीब्यूट्स की ओवल शेप है, रिलेशन की डायमंड शेप है, प्राइमरी की के नीचे हम लाइन लगाते हैं डायग्राम में, और उसमें हम इस तरह हैश लगाते हैं टेबल्स की फॉर्म में। उसके बाद वीक एंटिटी जो होती हैं, एंटिटी जो वीक होती है ना, वो उसमें डबल होते हैं, स्केयर होते हैं, और वीक रिलेशनशिप जो होते हैं वो डबल होती है। जो स्ट्रॉन्ग जो एट्रीब्यूट्स होती हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स होती हैं, सॉरी, जैसे नेम है, नेम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, वो इस तरह होती है। और कंपोजिट का तो आपको पता ही कि नॉन प्राइमरी की जो है वो 2 नॉन प्राइमरी जो है वो डोमेन्स मिलके एक प्राइमरी एट्रीब्यूट बनाती है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई द एक्टिव एलिमेंट्स एट द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप अमंग एंटिटीज़, ये, और फाइंड की एट्रीब्यूट्स एंड एंटिटी। तो इसके बाद आ गया स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल जो है वो 1970 में EF कोड है, मैं पहले भी बताया, उसने किया था, और IBM ने इम्प्लीमेंट की थी इसमें, और इसको सिंपल इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज का नाम दिया था पहले IBM ने। उसके बाद इसमें हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं, DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और उसके बाद DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसके बाद DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, उसके बाद TCL ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं इसमें कि डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है ये, मतलब हमने एक होती है डोमेन स्पेसिफिक होती है, और एक होती है जनरल पर्पस। डोमेन स्पेसिफिक होती है कि इसमें ना हम कोई डोमेन दे के, मतलब कोई स्पेसिफिक टाइप के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिर्फ डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं हम डेटाबेस,
और इसके अलावा होती है जो जनरल पर्पस, वो होती है जैसे सी प्लस प्लस पाइथन, इसमें हम गेम्स डेवलप कर सकते हैं, इसमें हम ऐप डेवलप कर सकते हैं, इसमें हम वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज जो होती है एसक्यूएल, ये स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ होती है। उसके बाद आ गया हमारे पास डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, व्हाट टू डू, मतलब डिक्लेयर करना पड़ता है हमें सिर्फ कि हमें क्या करना है, हमने इसमें डाटा स्टोर करना है, इसमें से निकालना है, इसमें डिलीट करना है, इसमें अपडेट करना है। जो कि इसके अलावा जो जनरल पर्पस होता है उसमें हमें बताना पड़ता है कि काम क्या करना है और कैसे करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, वो हमें बताना पड़ता है। मतलब लॉजिक बिल्डिंग वगैरह, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, जैसे हमने किया भी है मैंने, जो लॉजिक बिल्डिंग जिसको हम कहते हैं। उसके बाद कमांड हमने ये बताई है कि DDL, DML, DCL, TCL, ये मैंने जैसे बताई है यहाँ पे ऑपरेटर्स के बाद हम यूज़ करते हैं इसमें लाइक, बिटवीन, इन, नॉट इन, और एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, और कंटिन्यू टाइप। और इसके बाद क्लॉजेज है, डिस्टिंक्ट है, ऑर्डर बाय है, और ग्रुप बाय है, और फेसिंग है, फ्रेमिंग है। उसके बाद जॉइंस, और हम पढ़ते हैं इसमें नेस्टेड क्यूरीज पढ़ते हैं हम, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी खास मुझे आती नहीं, लेकिन फिर भी जो कुछ आता है मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। उसके बाद है प्रोसीजर, ये मैंने जैसे पहले बताया इसका नाम, तो पहले प्रोसीजर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, तो ये है। तो उसके बाद जॉइन सब क्यूरीज, टू जॉइन वो यूज़ ग्रुप्स बाय ऑपरेटर्स एंड टू फाइंड डुप्लीकेसी कंस्ट्रेन, वो यूज़, ये जो मैं दो चीज़ इसमें बताई हैं कि जॉइन के लिए हम टू जॉइन यूज़ करते हैं कीवर्ड, और जो है हमने काउंट करनी हो कोई चीज़ तो उसके हम ये काउंट करते हैं। हम इसमें क्यूरी अगर हम लगाएं सिलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट स्टार, मत तो वो बताएगा कि हमारे पास ना डिपार्टमेंट नाम का जो है ना टेबल, उसमें काउंट करना है फ्रॉम एम्प्लॉय के अंदर से। डिपार्टमेंट नाम का स्टोर, डिपार्टमेंट नाम का एक एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय टेबल में। तो ग्रुप बाय मतलब उसमें अगर डुप्लीकेट वैल्यूज़ होगी ना, जैसे जावा है, C प्लस प्लस है, फिर जावा है, फिर C प्लस प्लस है, तो ये दो बार पहले C प्लस प्लस लिख देगा, फिर जावा लिख देगा दो बार, तो ये इस तरह ना तरतीब दे देगा उनको। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट मतलब जो ग्रुप है ना उसको, ग्रुप जो डिपार्टमेंट है उसको डिपार्टमेंट के मुताबिक ग्रुप कर दो, ठीक है। उसके बाद ये जॉइन की डेफिनेशन है कंबाइंड डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स अरेंज कंडीशन, और सब क्यूरीज है मतलब क्यूरी विद इन अनदर क्यूरी, एक क्यूरी जो है वो दूसरी क्यूरी के अंदर जो हो उसको हम कहते हैं सब क्यूरी, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। और ग्रुपिंग और एग्रीगेशन एसक्यूएल है, मतलब ग्रुपिंग क्या होती है एसक्यूएल, और अरेंजिंग क्या होता है। ग्रुपिंग बाय अरेंजिंग फंक्शन जो होते हैं उसको हम ग्रुपिंग कहते हैं, जैसे सम है और एवरेज और मिनिमम और मैक्सिमम और काउंट, उसको कहते हैं हम ये अरेंज एग्रीगेटिव फंक्शंस। और एग्रीगेटिव मतलब अरेंजिंग फंक्शंस। तो उसके बाद हो गया ग्रुपिंग मैंने बता दिया कि जॉइनिंग करना और कंकरेंसी करना। अगर कंकरेंसी कंट्रोल आ गया, इंश्योर करेक्ट रिजल्ट वन मल्टीपल यूज़र सक्सेस और मॉडिफाइड डाटा एट द सेम टाइम, ये इंश्योर करता है ये कि अगर बहुत सारे लोग अगर आ जाए ना एक साथ ही, तो वो ना क्या नाम देते हैं वो क्रैश ना हो जाए सर्वर आपका, और उसको कंट्रोल करता है ताकि ना डेटाबेस के अंदर कोई भी खराबी ना आए, तो उसको मॉडिफाई करे डाटा को एट द सेम टाइम, ना डाटा को लेगा यूज़र से और उसमें चेंजेस भी करेगा और सेव भी कर जाएगा, और डाटा में कोई भी खराबी ना आए उसके लिए बहुत जो है ना फ़ायदेमंद है। और उसमें हम चीज़ें पढ़ते हैं जो मेथड है ये करने के लिए, कंकरेंसी कंट्रोल वो है लॉकिंग और टाइम स्टैम्प और टू फेस और लॉकिंग है, फिर टू फेस लॉकिंग है सॉरी, फिर डेड लॉक है, फिर प्रिवेंशन है और डिटेक्शन है। उसके बाद डाटाबेस बैकअप और रिकवरी। बैकअप जो होता है ना वो कह लो कि हमने कोई कॉपी कर लिया डाटाबेस, पूरी डाटाबेस में मैंने ना स्पेशल एक अलग जैसे ना उसमें SSD में सेव करके ना रख लिया, उसको हम कहते हैं कि बैकअप रख लिया मैंने अपना। जैसे कॉपी ऑफ डाटाबेस फ्रॉम फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डाटा लॉस से प्रोटेक्शन के लिए हमने एक पूरी कॉपी बना के रख ली। और रिकवरी होता है कि मेरी विंडो उड़ गई है तो मैंने लैपटॉप के अंदर से ना रिकवर करना है उसको, बैकअप पे नहीं डलवाया हुआ मैंने, मतलब कोई स्टोर करने के लिए कोई चीज़ नहीं रखी हुई, तो मैं उसको रिकवर करने के लिए ना
कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, जैसे रिस्टोरिंग द डेटाबेस आफ्टर फेलियर, मतलब कोई कोशिश कर रहा हूँ ना किसी तरीके से उसको रिकवर कर लूँ। तो मतलब मैं अगर पुरानी विंडो दोबारा लाने की कोशिश करूँगा तो उसको मैं कहूँगा कि रिकवरी कर रहा हूँ। उसके बाद है इंडेक्सेस। इंडेक्सेस मैंने बताया था कि इस तरह इसको एक इंडेक्स कहते हैं, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। तो इंडेक्स में होते हैं डाटा स्ट्रक्चर लाइक बी ट्री और हैश ट्री डेट इम्प्रूव डाटा रिट्रीवल स्पीड। और ये जो है ना, जैसे डाटा स्ट्रक्चर होता है जैसे मैंने बताया, और ये इम्प्रूव करता है डाटा रिट्रीवल को, मतलब ढूंढने को, रिसर्चिंग को, और उसकी स्पीड बढ़ाता है। और इंडेक्सिंग जैसे इंडेक्स ऑन रोल नंबर अलो फास्टर सर्च, जैसे अगर हम रोल नंबर को हम प्राइमरी की बना दें तो उसको हम ढूंढने के लिए बहुत हमारे लिए आसानी होगी। हम कहेंगे कि रोल नंबर है फलां, तो रोल नंबर 69 मोहसिना जैसे। तो इस तरह करके ना हम इसको जल्दी ढूंढ सकते हैं। नो एसक्यूएल सिस्टम। और अब इसके बाद लास्ट पे हमारा आ गया नो एसक्यूएल सिस्टम, जो नॉन रिट्रीवल डाटाबेस डिज़ाइन जो है ना, नो रिट्रीवल डाटाबेस डिज़ाइन जो रिट्रीवल का होता है कि रिसर्चिंग को रिट्रीव करना, कोई चीज़ ढूंढना, कोई चीज़ फैच करना। तो फॉर स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के जैसे हम कह लो कि नो एसक्यूएल का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर फॉर्म में डाटा सेव ना करना। सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा। नो एसक्यूएल होता है कि स्ट्रक्चर फॉर्म में डाटा सेव ना करना और उसको किसी भी फॉर्म में सेव कर देना, जैसे वेबसाइट्स होती हैं और उसमें ना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता तो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करते, जैसे फेसबुक में फिर भी थोड़ा बहुत है तो, लेकिन ना कोई स्ट्रक्चर नहीं है ख़ास। जैसे वेबसाइट में हम कोई बनाए तो कोई स्ट्रक्चर ना रखें तो उसको हम कहते हैं कि नॉन रिट्रीवल डाटाबेस डिज़ाइन है। डाटाबेस का डिज़ाइन नहीं है और इसमें स्केलेबिलिटी नहीं होती, और स्केलेबिलिटी होती है मतलब ये हम वास्ट फॉर्म में चीज़ें इसमें स्टोर कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबल होता है, मतलब इसमें ना हम कोई रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करते। तो ये हमारा हो गया नॉन एसक्यूएल सिस्टम। अब मैंने ये 33 के 33 टॉपिक क्लियर कर दिए हैं और उम्मीद है कि आप ये वीडियो देख के तो पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा दे के आओगे। अच्छा नहीं तो 80% तो इंशाल्लाह अच्छा दे के आओगे। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।